बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, मैं अभी हाजिर हुई हूँ आपके पास एक न्यू नावल के साथ, जो है अब तेरी तलब नहीं, रिटन बाय अरीशा गज़ल। अरीशा गज़ल को पहले भी हमने एक बार पढ़ा है। मैंने वैसे इनको राइटर को पहले नहीं पढ़ा था, सिर्फ इधर चैनल पे एक नावल रीड किया है, और वो भी फरमाइश पे किया था, तो वो अच्छा था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसको और मुझे भी अच्छा लगा था। बाकी अब सेकेंड नावल अरीशा गज़ल का पढ़ने जा रहे हैं हम, और मज़े की बात है कि ये भी फरमाइशी है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। होप सो कि इसका भी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, बल्कि आज ये कंप्लीट ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो आए पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए पढ़ते हैं अब तेरी तरफ नहीं, रिटन बाय अरीशा गज़ल, ठीक है? आपके कपड़े प्रेस कर दिए, जूते पॉलिश है और नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाए। वो टावल से मुंह पहुँचता अंदर आया, तब तो जुबारिया ने दरवाजे पे ठहरते हुए से इतला दी, शुक्रिया आपका, मेरे लिए इतनी जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं थी। वही रूखा अजनबी लहजा। जहमत कैसी, आप तो मेरे शौहर नामदार हैं। वो दांतों की नुमाइश करते से सख्त जहर लगी। क्या वजाहत की ज़रूरत थी? टावल एक तरफ उछाल कर आईने के आगे जा खड़ा हुआ। यकीनन आप अजनबियत इख्तियार करते हैं तो बताना ज़रूरी होता है। वैसे आप बिखरे बालों में इतने अच्छे लगते हैं कि मेरा दिल चाहता है आप इन्हें सवारे बगैर ही ऑफिस जाया करें। इसके बाल खासे घने और करली थे, और सुबह उठने के बाद तो इनकी हालत इस कदर अबतर होती कि वो जो जोकर दिखाई देता था। तुम चाहती हो मैं कार्टून बनकर ऑफिस जाया करूँ? वो इसके मशवरे पर वो बड़े ज़बत से दांत खींच कर बोला, बंदी किस काबिल है, मशवरे देना इसकी आदत है। वो कहकर फ़ौरन गायब हुई थी। अंदर कमरे में वो कपड़े चेंज करने गया तो पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट देखकर इसका पारा एक बार फिर हाई होने लगा। इसने रात ही से बताया था कि वाइट सूट प्रेस करना, और जुबारी ने वही किया जो इसका दिल चाहा था। टाइम इस कदर ज़्यादा हो चुका था कि इस लिबास को उठाकर फेंकने की बजाय इसने पहनना मुनासिब समझा। इसे डांटने की शदीद ख्वाहिश ली बाहर आया तो आबदा बेगम के पास बैठी अखबार की 6 सुर्खियाँ सुना रही थी। दिन दहाड़े डाकू 5 लाख लूट कर चलते बने, देखा मुमानी जान डाकू की ढटाई। बड़े तफक्कुर के साथ कहा, ये पुलिस कहाँ मरी हुई थी? आबदा बेगम जलकर बोली, वो ऐसी खबरों पर बहुत होलती थी और वो चुन चुन कर इन्हें वही खबरें सुनाया करती थी। जुबारिया शायक है। पुलिस बेचारी रोज़मर्रा का काम यानी आराम फरमा रही थी। इसने बेपरवाही से कहते हुए सफ़ा पलटा। हुकूमत ने रखा क्यों इन कम बख्तों को? जब ये मुए किसी काम के नहीं। वो सरवते से छालियाँ कुतरते हुए बोली, आप दिल छोटा क्यों करती हैं? इनमें बहुत अच्छे भी होते हैं और फिर वो अंदर होते हैं। एक क्या मतलब? वो इसकी जुबानी बात पर उलझी। मतलब छोड़े, मैं आपको दूसरी कोई फड़कती हुई खबर सुनाती हूँ, इसने टालते हुए कहा, और खबर की तलाश में नजरें दौड़ानी शुरू कर दी। कोई ज़रूरत नहीं अम्मी को कोई ऑल फॉल खबर सुनाने की, मेरे लिए चाय बनाओ। मताहिर ने इसके हाथ से अखबार छीना। जो हुक्म। वो सर तस्लीम खम करती हुई टी कुजी हटाकर कप में चाय लेने लगी। ज़रा सुनने दिया होता, हम बूढ़े लोगों को भी फिर कौन सुनाता है? तुम्हारे अब्बू अच्छे हैं, अकेले अकेले पढ़ लेते हैं। अभी मारी और वलीद उठ जाएंगे तो फिर शाम तक शक्ल दिखाई नहीं देगी। ये तो अल्लाह भला करे, दुल्हन का सुबह ही सुबह मुझे थोड़ा बहुत सुना देती है। थोड़ा बहुत कहा मुमानी जान? पूरा अखबार इश्तिहारों समेत। इसने एहतजाज किया, मगर वो इसकी सुनी कहा नहीं थी। अगर तुम ऑफिस से जल्दी आ जाओ तो फिर तहरीम की तरफ चलते हैं। बहुत दिन हो गए इसकी तरफ चक्कर लगाए हुए। इन्होंने मुताहिर से कहा, मेरे पास कहाँ वक्त है, आप वलीद के साथ चली जाएंगे, इन्हें ले जाएं। इसका इशारा चाय में दूध मिलाती जुबारिया की तरफ था। मम्मा, मैं इसके अपने नाम से अछू लगा। तहरीम इसकी वो नंद थी जिसने मुताहिर के इसके साथ शादी पर सबसे ज़्यादा मुखालफत की थी। अब जबकि शादी हो चुकी थी, तब भी इसका दिल जुबारी की तरफ से साफ नहीं हुआ था। वो अपने भाई के लिए अपनी नंद लाना चाहती थी। इनके ससुराल वाले भी राज़ी थे, और इन्होंने अंदरूनी खाना अपने शौहर की भी तसल्ली करा रखी थी। मगर जब लड़की देखने का सिलसिला शुरू हुआ तो रिजवान साहब ने झट अपनी बहन से जाकर भांजी के लिए बात कर ली। मुताहिर जैसे लाइक पढ़े लिखे बर्ड्स और रोज़गार लड़के के लिए कैसे इनकार हो सकता था? इन्होंने हाँ कर डाली। जब ये रिश्ता बाकायदा तय करने की बात आई, तब इन्होंने तहरीम को अपने फ़ैसले से आगाह किया। तहरीम ने हत्तल मकान कोशिश की कि वहाँ बात ना बने, मगर बाप के फ़ैसले के आगे इसकी एक ना चली, और यूँ जुबारिया इनके आंगन में ब्याह कर चली आई। इनके ताल्लुकात शादी से पहले जितने अच्छे और दोस्ताना थे, वो सब सर्द मोहरी की नज़र हो गए। इन्होंने इस इनकार को अपनी इंसल्ट गर्दाना और ख्वामखाई ज़बारी से पुरखाश रखने लगी। इनके मखफिर तंजिया रवैये को देखकर वो भी अपनी जगह मोहतात हो गई कि बहरहाल इसे इन्हीं लोगों में गुजर बसर करनी थी। मैं कैसे जा सकती हूँ? आज तो कपड़े धोने थे, बहुत सारे हो गए। मताहिर के जाने के बाद इसने उज़र तराशा। चंद घंटों की तो बात है दुल्हन, अगर तुम चली चलती। इनके बुझे मायूसाना लहजे पर इनका दिल रखने के लिए वो तैयार होगी। चलें ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाऊँगी। जाना तो अब वही 3 बजे के बाद है ना? इसने अपनी तसल्ली चाहिए और इनके सर हिलाने पर वो किचन की तरफ आ गई। सिर्फ तंज करके दिमाग ही ख़राब करेंगी। करने दो, जिसका जितना ज़र्फ होता है वो ऐसा ही मुजाहिरा करता है। मैं गौर ही नहीं करूँगी, रुई कानों में ठूंस लूँगी ताकि आवाज़ सुनाई न दे। लीजिए, किस्सा ही ख़त्म हुआ। वो खुद कलामी करते हुए मुस्कुराई थी। अकेले ही अकेले मुस्कुराया जा रहा है। जवेरिया ने इसे छेड़ा। वो मारिया की तायाजात और इसकी मामूजात थी।
वो अंदर आते हुए इसकी मुस्कुराहट को देख चुकी थी। अकेले कहाँ भाई, इनका ही तसव्वुर है महफिलों के तन्हाई। वो गुनगुनाई, भाई बड़ी तुरंग में हो कि मताहिर भाई ने मुस्कुरा कर देख लिया था। जवेरिया के सभी मताहिर के सर्द रवैये से वाकिफ़ थे। वो सबके सामने भी इसे झिड़क देता था। मुस्कुराते तो खैर वो रहते हैं, जो उन्होंने हंसने की नाकाम कोशिश की थी। जुबारी ने शरारत से कहा, जो भी तुम भाई का मजाक उड़ा रही हो, आने दो इन्हें। मारिया ने सिंक में कप रखते हुए वार्निंग दी। जवेरिया से पूछ लो, ये कनीज बिल्कुल बेकसूर है। इसने आंखें पिटपटाई। बिल्कुल जलेबी की तरह, मारिया ने हंकारा भरा। वो तो तुम्हारे बड़े ब्रदर है शहजादा मौसम। जुबारिया ने बर्जस्ता कहा, कनीज हद अदब में रहो, मलका आलिया चचीजान तशरीफ ला रही हैं। जवेरिया ने इसे मतला किया। मारिया शायद कुछ जल रहा है। जुबारिया ने चावलों का ढक्कन उठाते हुए कहा, यकीनन नीचे से चावल फोत हो गया, यानी जल गया। जवेरिया ने शरीर लहजे में कहा, तुम जब भी आती हो काम खराब हो जाता है। जुबारिया ने सारा इल्ज़ाम इस पर रखा। कल क्यों सालन जल गया था? कल तो मैं नहीं आई थी। बन गई ना फ़ौरन भाभी। वो इसके इल्ज़ाम पर फ़ौरन तप गई। बहस बंद करो और खिड़कियाँ खोलो। अम्मी के आने से पहले ये बू ख़त्म ना हुई तो फिर लंबा लेक्चर सुनने को मिलेगा। मारिया के कहने पर जवेरिया ने साइड की खिड़कियाँ खोली। जुबारिया चावलों को दूसरे बर्तन में पलटने लगी, वरना जलते की बू इनमें से भी आ सकती थी। कौन हो तुम और मुंह उठाए कहाँ घुसे चले आ रहे हो? नजर नहीं आता फर्श धुला हुआ? मारिया ने आने वाले नौवारिद को टोका। पहले आप अपना तारुफ करवाएं, कौन से सियारे से आई हैं? अहमद ने दिलचस्पी से पूछा। इस सियारे से हरगिज़ नहीं जहाँ की आप मखलूक है। इसने ना खुद से सर झटका। इस सियारे की आप हो भी नहीं सकती, आप तो मरीख की लगती हैं। इसकी डटाई पर वो खिलस्ते हुए बोली, वॉट? चलते फिरते नजर आए फ़ौरन? यानी मैं अंदर जा सकता हूँ? चलने फिरने से आपकी यही मुराद है ना? इसने मुस्कुराहट ज़ब्त करके संजीदगी से कहा। इतने सीधे और मासूम नहीं जितने बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो दांत पीस कर बोली, जी बस सिर्फ परों की कमी है, वरना तो मेरी दादी मुझे यही कहती है, फरिश्ता है मेरा बेटा, फरिश्ता। जी बिल्कुल वही फरिश्ता जो ला हाउल पढ़ने पर गायब हो जाता है। इसकी शोखी से एक आंख न भाई। तभी जुबारिया चली आई। अरे अहमद, तुम कब आए? वो इसे देखते खुश हो उठी। 10 मिनट पहले आपकी ये लेडीज़ गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी। वो हंसा। मारिया नहीं आने दे रही थी? इसने तुम्हें देखा कहाँ है? तुम कौन सा मेरी शादी पर आए थे? इस्लामाबाद गए थे ना? जॉब बड़ी प्यारी थी तुम्हें। जुबी ये तुम्हारे, मारिया कहते कहते खामोश होगी से शर्मिंदगी हो रही थी। तायजाद कज़न अहमद है, इस्लामाबाद में होते हैं, यकीनन छुट्टियों पर आए होंगे। जुबारी की वजाहत पर वो होंठ खींच कर दूसरी तरफ देखने लगी। इस शख्स की पुरतपश नज़रें इसे अपने हसार में लिए हुए थी। वो नहीं चाहती थी कि इसके चेहरे पर वो कोई शर्मिंदगी का रंग देखे। जुबारी के साथ इसे अंदर गायब होते देखकर वो इसके जूतों के निशान जो गीले फर्श पर मिट्टी की सोच में उभर आए थे पानी बहाकर साफ करने लगी। जवेरिया भागी चली गई। मारी तुम्हारे यहाँ कौन आया? बड़ा स्मार्ट है। तुमने कहाँ से देख लिया? मारिया हैरान हुई। किचन की खिड़की से, मैं पीछे ही खड़ी थी। पूरी तरह देखने का मौका नहीं मिला, मगर गेट से अंदर आते वक्त बंदे की झलक नजर आई थी तो वो बताती है तस्वीर अच्छी है। जी हाँ, ये तस्वीर बोलने की बहुत शौकीन है। भाभी का कज़न होता है, तायजाद अहमद नाम है, इस्लामाबाद में होते हैं जॉब के सिलसिले में। फर्श से फारिग होकर अपने हाथ धोने लगी। कमाल है भाई, थोड़ी सी देर में इतनी इन्फॉर्मेशन। जवेरिया ने मानी के से आंखें घुमाई तो उसके बाजू पर जोरदार मुक्का पड़ा। ज़्यादा बकवास नहीं। वैसे मारी, ये मताहिर भाई की शादी में तो नहीं था? वो मारिया के साथ मिलकर स्क्वाश बनाने लगे। बताया तो था जॉब के सिलसिले में इस्लामाबाद होते हैं, इस वजह से नहीं आए थे। मारिया इसके मुस्तकिल जिक्र से बेजार हुई। फिर तो पछता रहे होंगे क्यों नहीं आया, इतना सुनहरी चांस मिस किया। वो हंसी। शर्म करो, तुम अंगेज हो। मारिया ने इसे शर्मिंदा करना चाहा। तुम्हारे लिए कह रही हूँ, अभी जो तुमने तफसील बताई है, साफ ज़ाहिर है कि बंदा पहली मुलाकात में लट्टू हो गया तुम पर। इसने आंखें घुमाई। ज़रूरी नहीं कि हर कोई फरहाद हो जाए। मैं उसके लफ्ज़ों का हंसी में उड़ाती ट्रे लेकर निकलने लगी तो जवेरिया ने इसका बाजू थाम कर इसे रोका। मेरा ग्लास तो देती जाओ। इसने अपना ग्लास निकाल कर इत्मीनान का इजहार किया तो मारिया से घूरती किचन से निकल गई। अकेले अकेले स्क्वाश पिया जा रहा है? वलीद की आंखें जवेरिया को देखकर चमकी। तो इसने ब्रो चुका कर पूछा। मैं भी कहूँ, स्क्वाश की इतनी बड़ी बोतल सिर्फ एक हफ्ते में कैसे ख़त्म हो जाती है? इसने मानी खेजी से कहा। तुम पीते होगे बाकायदगी के साथ जो इतने पुरयकीन हो। जवेरिया ने इसकी बात इसी पर उल्टी। मैं ये तुम सुना था बिलियन दूध पीने की शौकीन होती है, स्क्वाश पीते हुए पहली दफ़ा देखा। वो मुस्कुराया। वो इसकी बेहद वाइट रंगत पर इसे चिढ़ाने के लिए बिल्ली कहा करता था। ये बिल्ली किसे कह रहे हो तुम? वो ग्लास टेबल पर पटक कर इसके रूबरू आ खड़ी हुई। होती है एक मिस बिल्ली हमारे एरिया में, इनका पोर्शन है, मगर वो अपने पोर्शन में कम और हमारे पोर्शन में ज़्यादा दिखाई देती है। लड़ने झगड़ने में इन्होंने डिप्लोमा ले रखा है, इसलिए कटखनी बिल्ली के नाम से ज़्यादा मशहूर है। संभाल लो मारिया अपने ब्रदर को, वरना ज़ाया हो जाएगा मेरे हाथों। इसने मारिया को मतवजा किया। फिर तो तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। वो अफसोसाना अंदाज में वलीद को देखकर बोले। मेरा मुस्तकबिल क्यों तारीख होने लगा? मेरे लिए कि यही रह गया? इसने जलकर जवाबी कार्रवाई की। हाँ, मैं ही रह गया हूँ तो तुम हो कटखनी बिल्ली। वैसे ही वाइट रंगत, छोटी छोटी गोल आंखें और तेज़ नाखून, बस साइज़ थोड़ा बड़ा है। इसे जीभ भरकर इसे सुलगाया। तो क्यों उस बिल्ली के गले में घंटी बांधने का सोच रहे हो? मंगनी से इनकार क्यों नहीं कर देते? वो तड़प कर बोली। बुजुर्गों का तय करदा रिश्ता मजबूरी है। वो मासूम बना। भाड़ में गई मजबूरी, मैं इस मंगनी से इनकार कर दूंगी। मुझे ये रिश्ता किसी सूरत कबूल नहीं।
इसने पैर पटकते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। वलीद ने इसका बाजू पकड़कर इसे रोका। मंगनी से इनकार किया तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। इस किस्म की हमाकत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसने रोब झाड़ा। जाओ जाओ, ये अकड़ किसी और पर जमाना। वो झटके से अपना बाजू छुड़ाती किचन से निकल गई। जवेरी तो वाकई नाराज़ होगी। अब क्या होगा भाई? मारिया ने इसका लटका मुंह देखा। वो अभी गुस्से में, मैं इसे मना लूँगा। वो रिलैक्स होकर मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुरा दी। पर्पल रंग के सूट में इसकी रंगत भरपूर बहार लग रही थी। इसने आज ही सी ग्रीन कुर्ता पहना था। सबने तारीफ़ें की, मगर जिसके लिए तैयारी सजावट की थी इसने नज़र भरकर देखना तो कजा, नज़र डालनी भी गवारा नहीं की। पता ही कि सूट मुझ पर कैसा लग रहा है? इसके अंदर की झिझक और अना का गला घोंटते हुए ढटाई से इसके सामने आते हुए पूछा। वैसे जैसे सब लगते हैं। इसने सरसरी नज़र से देखा और फिर वाइल पर झुक गया। लो, बात ही ख़त्म हुई। कहीं इनके करीब की नज़र तो कमज़ोर ना हो। पूछने में हर्जी क्या है? इसने सोचते हुए पूछ भी डाला। पहले तो वो इसके सवाल पर हैरान हुआ, फिर तपे हुए लहजे में बोला, ये औरतों को अपनी तारीफ़ सुनने का इतना शौक ही होता है? शायद इसलिए कि वो सरापा हुस्न होती हैं और फिर हर शख्स से तारीफ़ के फूल नहीं समेटना चाहती। सिर्फ एक शख्स से इसकी तलबगार होती हैं, जो इसका अपना होता है, जिस पर इसका हक होता है। खैर, इन बातों को छोड़ें, ये बताएं, वाकई आपके करीब की नज़र कमज़ोर है? इसकी आंखों में दर आती हैरानगी पर वो सुलगते हुए बोला, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है आपकी वाकई नज़र कमज़ोर है। आप जाकर कल ही चेक करवाएं। 3 या 4 नंबर तो ज़रूर होगा। वो पूरी यकीन लहजे में बोली। आपको ये ख्याल क्यों है? वो भुने हुए लहजे में बोला। ओ यार, किधर जा रहा है? किधर है? वो भुने हुए लहजे में बोला। इस सूट में सबने मेरी इतनी तारीफ की, मगर आपने देखा भी नहीं तो नज़र कमज़ोर ही होगी ना। दिस नॉनसेंस। इस सजावट तैयारी से तुम क्या समझती हो कि तुम सहर अलवी का मुकाबला कर सकती हो? मेरे दिल से इसे निकाल सकती हो? वो धाड़ा था। मुकाबला बराबर के बंदों में होता और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं ज़ुबारिया मताहिर हूँ और वो सिर्फ सहर अलवी। बेहद पुरसकून अंदाज में इसने मताहिर की आंखों में आंखें डालकर कहा और कमरे से बाहर निकल गई। इसके लफ्ज़ों ने इसे शोलों की मानद चढ़ा डाला था। वो औरत होकर इतनी पुरसकून क्यों थी? इसे सहर के नाम से आग क्यों नहीं लगती थी? वो आम औरतों की तरह वावेला क्यों नहीं करती थी? इसके चेहरे पर हंसतो जलन के तासुरात क्यों नहीं होते थे? दर हकीकत वो आम लड़की नहीं थी, वो बहुत ख़ास थी, और इतनी खास कि इसके आगे से अपना वजूद बहुत छोटा और हकीर महसूस होता था। शहर के किस्से से कौन वाकिफ़ नहीं था? वो यूनिवर्सिटी में इसकी क्लास फेलो थी, क़यामत खेज हुस्न की मालिक। ऊंचे स्टेटस से ताल्लुक़ रखने वाली मुतासिर भी हुई तो मुताहिर रिजवी से, जो ना इनकी क्लास से ताल्लुक़ रखता था और ना ही बहुत ज़्यादा हसीन व जमील था। इसकी दीवानी पजीराई ने इस बहुत जल्द में ताहिर को अपनी तरफ खींच लिया। वो एक साथ MBA कर रहे थे। तलीमी दौर के साथ इनकी मोहब्बत भी बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र कर रही थी। मताहिर एक बार शहर के घर वालों से मिलवाने के लिए भी लाया था, इसलिए इस किस्से से सब वाकिफ़ हो गए थे। आबदा बेगम को बेटी की पसंद पर एतराज़ न था और वैसे भी 11 में शादी करने पर इनके यहाँ कोई एतराज़ नहीं उठते थे। सभी को शहर ने मुतासिर किया, मगर वो इन लोगों और इनके रहन सहन से मुतासिर न हुई। इसने आज़ाद माहौल में परवरिश पाई थी, जहाँ ख़ानदान तो मिलकर नहीं रहते, बल्कि सब अलग थलग अपनी दुनियाओं में गुम थे। मुताहिर को छोड़ने का तसव्वुर इसके लिए सुहाने रू था, मगर इनकी एक साथ मोहब्बतें, सलूक और रहाइश देखकर वो खिंची गई। इसी दौरान जब इनकी तालीम का आखिरी साल चल रहा था, तभी इनके वालिद के दोस्त का बेटा न्यूयॉर्क से चला है। वो पहली मुलाकात में शहर से मुतासिर होकर इसे प्रपोज़ कर बैठा। एक तरफ मुताहिर इसकी फ़ैमिली और बिल्कुल अलग ज़िंदगी थी, मगर इसके साथ चाहत थी। दूसरी तरफ फराज इसका आला स्टेटस और दौलत और आसाइशों की फरावानी। वो शादी के बाद इसे अपने साथ ही अमेरिका ले जाने का प्रोग्राम रखता था। इसने शहर को 1 महीने का वक्त दिया था और फिर फैसला इतना मुश्किल भी नहीं था। इस पर कोई जबर ज़ोर ज़्यादती नहीं हुई थी। इसने बहुत सोच समझ कर हकीकत पसंद बनकर इसका इंतखाब किया था। मुझे मालूम है मुताहिर, तुम्हें दुख होगा, मगर ज़िंदगी गुजारने के लिए महज मोहब्बत का सहारा काफ़ी नहीं होता। और भी ज़रूरियात, ख्वाहिशात हमारे वजूद से वाबस्ता होती हैं। तुम बिल्कुल अलग माहौल से हो और मैं बिल्कुल अलग। अगर तुम मुझे अलग घर में रख सकते हो तो मैं फिर तुम्हारे ही हक़ में फ़ैसला करती, मगर अब मेरा फ़ैसला फराज के हक़ में है। मैं फ्लैट किराए पर ले लूँगा, ये कोई मसला नहीं। तुम इंतज़ार तो करो, मैं 2-3 साल में घर भी ले लूँगा। प्लीज़ सहर, मुझे इंतहाई कदम पर मुकाम पर लाकर यूँ मत बेआसरा करो। वो इसकी ज़िद पर परेशान हुआ। वो इसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता था, और वो कितने आराम और सुकून के साथ अपना फ़ैसला सुना रही थी। क्या यही मोहब्बत थी वो जो इससे करती थी? अव्वल तो फ्लैट लोगे भी तो वो आम सा ही होगा, वेल फर्निश्ड। देखें, इनका 1 महीने का किराया ही तुम्हारे पूरे महीने की इनकम होगी। रहेगी 2-3 साल इंतज़ार की बात तो मेरे पेरेंट्स अभी फ़ैसला चाहते हैं, कल परसों नहीं। वो पुरसकून अंदाज में बोली। सहर, तुम दौलत और आसाइशों का मुकाबला मेरी मोहब्बत, मेरे वजूद से कर रही हो। क्या मुझे छोड़ने खोने का तुम्हें कोई अफसोस नहीं होगा? वो शिद्दत गम से पथरा गया। वो इसे इतनी अजनबी पराई लग रही थी कि वो हैरान था। जो सहर अलवी कल तक इससे मोहब्बत करती आई थी, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दुख तो बहरहाल होगा, तुम मेरे अच्छे दोस्त थे। सिर्फ दोस्त? इसने धुंधलाई आंखों से इसका हसीन चेहरा देखा। सिर्फ जज्बातियत के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजरा करती। मुझे मालूम है मैं तुम्हारे माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकती। जिस घर में तुम रहते हो वहाँ इतने सारे लोगों के दरमियान इनके असूलों हदायतों पर चलते हुए मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ना अपनी कोई प्राइवेसी होगी और ना ही ज़ाती ज़िंदगी। जिसे देखो चला आ रहा है।
आएगा दखल अंदाजी करता हुआ, मैंने ये फ़ैसला 1 साल पहले ही कर लिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम अच्छे दोस्त की हैसियत से मुझे हमेशा याद रहोगे। वो और भी कुछ कह रही थी मगर इसे कहाँ सुनाई दे रहा था, इसका दिमाग साएँ साएँ कर रहा था और अपने रद्द किए जाने का हद तक अमेज़ एहसास इसे अंदर ही अंदर ख़त्म किए दे रहा था। फिर कितने ही दिन वो यूनिवर्सिटी नहीं गया और जिस दिन वो यूनिवर्सिटी गया इसी दिन वो अपनी शादी का कार्ड लेकर आ गया। इसने तलीम अधूरी छोड़ दी थी। बकौल इसके फ़राज़ कहता कि तुम अगले साल वही इम्तिहान दे लेना, वैसे भी जो अहमियत वहाँ की डिग्री की होगी यहाँ की नहीं होगी। इसके चेहरे पर खुशियों के धनक रंग बिखरे हुए थे। इसने मताहिर के बड़े हुए शेप पर गौर किया और ना ही इसका बुझा हुआ पसमरदा चेहरा इसे नजर आया। इसके जाने के बाद मताहिर ने इसके कार्ड के 4 टुकड़े किए और डस्टबिन में फेंक दिए, इस तरह जैसे सहर ने इसकी मोहब्बत को उतार कर फेंका था। सहर के जाने के बावजूद इसने अपने आप को बिखरने नहीं दिया। इसने अपनी तालीम मुकम्मल की और इस भी वालिद साहब का ऑफिस संभालने लगा। रिजल्ट आउट होने में खासा वक्त पड़ा था और वो अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहता था। सहर की पागल यादें फुर्सत का एक लम्हा मिलते ही दिल के ऐवानों पर उतरने लगती थी। इसकी वहश तो इसराब बढ़ने लगता, अपने नुकसान का एहसास सवा हो जाता। इसने किस लड़की के आगे दिल हारा जो किसी के भी सच्चे जज्बे और मोहब्बत की मुस्तहिक ना थी। तो फिर डुब के मारते हुए मताहिर साहब अभी भी बीवी के सामने उसको कह रहा कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती, ये थे वो दौर लानत नहीं। फिर मताहिर थे किधर है ज़ुबारिया सच कहती थी, वो किसी तरह भी सहर अलवी के मुकाबले की ना थी। सहर अलवी मफाद परस्त, खुदगर्ज, आसाइश और दौलत की तलबगार थी, जबकि ज़ुबारिया का वजूद मोहब्बत, वफ़ा, इखलास और मरब्बत के जज्बों से गूंजा हुआ था। इन सब के बावजूद भी न जाने कि वो इसके जिक्र पर ज़ुबारिया को झिड़क देता था। हालांकि बाद में इसे अपनी हरकत पर सख्त पछतावा होता था। इसके बावजूद भी सहर अलवी के लिए नरम गोशा इसके दिल में कहीं मौजूद था। शायद ये पहली मोहब्बत का तेज़ असर था जो अभी तक उतरने में नहीं आया था। फिर डुब के मर जा, टुल्लू भर पानी दे विच या बाहर मारे गटरों का पानी खड़ा होगा, वहाँ पर आकर ना वहाँ पर 2-4 डुबकियाँ लगाओ। नहीं वैसे आज नहीं खड़ा होगा, चलो तुम्हारे लिए अरेंज कर देंगे। पाकिस्तान में गटरों का पानी बहुत जगह खड़ा होता है तो तुम्हारे लिए अरेंज कर देंगे। उथे जाके ना, बल्कि कल मैं मार्केट गई थी, बाजार वहाँ पे खड़ा होगा था, वहाँ पे जाकर ना डुबकियाँ लगाओ जाके। चल जी मारिया, अपना अहमद तुम्हें कैसा लगा? ज़ुबारी ने किताब पढ़ती मारिया को मतवज्जा करते हुए राय चाही। ठीक है, क्यों? इसने अब्रोच खाकर जवाबन पूछा। तुम्हारे लिए कैसा रहेगा? ज़ुबारी के लफ्ज़ों ने इसे हैरान किया। मेरे लिए? वो हैरानगी से चीखी। आहिस्ता भी, अगले मोहल्ले के लोग भी वाकिफ़ हो जाएंगे क्या बात हो रही थी। वो खफकी से बोली। इतना फजूल बोलता वो शख्स, मेरे तो एक दिन में कान कुतर जाएगा। मारिया ने सर झटकते हुए कहा। सोचो बगैर कानों के तुम कैसी लगोगी? ज़ुबारी ने संजीदगी के कहा। भाभी वाकई भाभी होती है, कैसे अपने मैके वालों की हिमायत ली जा रही है? मारिया ने इसे छेड़ा। इतने नाइस बंदे को तुम फजूल कह रही हो, और जो फजूल है इन्हें कोई कहता नहीं। इसने मानी खेदी से मुस्कुराते हुए कहा। फजूल नहीं तो क्या कम को कहूँ? फरमा रहे थे आप तो मुझे मरीख की मखलूक लगती हैं। इसे अचानक किसकी बात याद आई। इसने ज़ुबारी के लफ्ज़ों पर गौर ही नहीं किया था। ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा बेचारे ने। ज़ुबारी इसकी शरारत समझकर मुस्कुराने लगी। क्या क्या तुम भी? मैं घर से आ जाऊँ फिर तफसील से बात होगी। वो मताहिर को आते देखकर उठ खड़ी भी। वो इसके साथ अपने मैके जा रही थी। अभी बताओ क्या बात थी? मारी ने इसका बाजू पकड़ा। आकर बताऊँ कि बहुत अहम है, तुम सोचती रहो क्या हो सकती है? वो कहती बाहर निकल गई। मैं नहीं सोच रही इस फजूल शख्स के मुतल्लिक कोई बात। इसने कहने को तो कह दिया मगर लाशऊरी तौर पर इसका जहन इसमें अटका हुआ था कि क्या बात हो सकती है। अम्मा को मैं खुद राज़ी कर लूँगा। तुम ये बताओ लड़की भी राज़ी है या नहीं? अहमद ने इसे खाली देखकर पूछ फ़ौरन घेरा। लड़की भी राज़ी हो ही जाएगी, इतनी जल्दी क्या है? ज़ुबारी ने इसके सब्र का इम्तिहान लेना चाहा। मुझसे पूरे 5 साल छोटी होकर तुमने ब्याह रचा लिया और अब 1 साल हो जाएगा और मेरे सिलसिले में मोहतरमा को जल्दी लग रही है। कम अज़ कम तुम तो जालिम समाज मत बनो। अम्मा ही काफ़ी है, अभी तो इन्हें भी शीशे में उतारना। वो झिल्लाया। बेहतर है तुम पहले ताई की रज़ा जान लो, कहीं बाद में वो राज़ी ना हुई तो मुसीबत होगी। ज़ुबारिया ने इसकी तरफ इसका ध्यान कराया। हाँ अम्मा को भी राज़ी कर लूँगा, लड़की तो राज़ी हो, अगर बाद में वो राज़ी ना हुई तो फिर तुम मिस नेक परवीन को ब्याह लाना जिस पर ताई जान नज़र जमाए बैठी हैं। वो हंसी। ख्वामखाई वो गाय सोप जैसी लड़की मुझे कतन पसंद नहीं। लड़की को बड़ा स्ट्रॉन्ग और बावकार होना चाहिए। झिझक शर्म तो फितरी बातें होती है मगर इसकी हद से ज़्यादा अदाकारी मुझे एक आँख नहीं भाती। ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है और वो मोहतरमा अभी तक सन 50 में सफ़र कर रही है। इसका मूड बिगड़ा। बहाने मत तराशो, सीधी तरह क्यों नहीं कहते तुम्हारा दिल मारिया में अटक गया? इसने शरारत से कहा। है तो सच मगर बात है रसवाई की। इसने आंखें घुमाई। रसवाई क्यों होने लगी? अभी तुम्हारी बहन जिंदा, ये तुम्हारा मामला संवारेगी आगे जो अल्लाह को मंजूर। इसने इसे इत्मीनान दिया। जुबी एक बात बिल्कुल सच बताना। अहमद ने इससे पूछा। वो इसकी सूरत देखने लगी। मताहिर भाई का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? इसके सवाल पर लहजा भर के लिए खामोश होगी। इसने कहा किस बात से अंदाज़ा लगाया जो वो पूछ रहा था। वो समझ ना सकी। अच्छा है क्यों? वो मुख्तसरन कहकर पूछने लगी। दरअसल इनका अंदाज़ बहुत लिए दिए रहने वाला जैसा है, हत्ता कि तुम्हारे मामले में भी मैंने इन्हें तवज्जो देते नहीं देखा। बहुत रूखे और सद मजाज के हैं। वो क्या शुरू से ऐसे हैं? वो उलझ गया था। अभी सिर्फ 2 बार तो तुम्हारी इनसे मुलाकात हुई है और वो भी मुख्तसर। यहाँ तो सालों रहकर भी लोग एक दूसरे से नावाकिफ़ रहते हैं। छोड़ो इस बात को, तुम अपने साथ शाजिया को नहीं लाए? ज़रा रौनक हो जाती। मैं यहाँ आती हूँ तो सख्त बोर होती हूँ। इकलौता होना भी बड़ा बुरा होता है। वहाँ अम्मी अब्बू की फ़िक्र रहती है और यहाँ आकर वहाँ की। वो अंदर की हलचल और इस तरह आपकी मौजूदगी में भी
ज़ाहिर अपने आप को बहुत पुरसकून ज़ाहिर कर रही थी, और जब से इसकी शादी इस ठंडे मर्द से हुई थी तब से वो ऐसे ही पुल से रात से गुजर रही थी। इसकी माँ बड़ी बाहिम्मत और साबिर औरत थी। वक़ार साहब का अपने ज़माने में बड़ा गुस्सा और तंतका होता था। बड़े मिजाजदार मशहूर थे। वक्त ने इन्हें बहुत बदल दिया था, मगर आज भी इनके मिजाज में वही गर्मी और फैसला करने की हिम्मत थी। अपनी बात कहकर पीछे नहीं हटते थे। रिजवी साहब को ज़ुबान दी तो फिर सभी ने बहुत समझाया कि ताहिर का यूनिवर्सिटी में किसी लड़की के साथ अफेयर है, वो इसे खुश नहीं रख सकेगा, वो तुम्हारी इकलौती बेटी है, जो करना सोच समझ कर करो। मगर अपनी बात से वो 1 इंच पीछे न हटे। इसने अपनी माँ बाप दोनों की आदतें चुराई थी। अपनी माँ से सब्र लचक और बाप से मजबूत कुव्वत इरादी और हौसला। इसे मालूम था जिस शख्स से इसका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है, इसके दिल में घर करने के लिए इसे बड़ी जद्दोजहद और कोशिश करनी होगी। इसने शादी के बेटे बाद में आपको बुलाऊंगी एंड पे। इसने शादी के बाद साबित कर दिया था कि वो वाकई जुबारिया वक़ार है, जिसे इतना ही मजबूत और बावकार होना चाहिए। जी भाई जाना भी जाओ, मैं अभी बिजी हूँ ना, आपको बुलाऊंगी, चलो जाओ भाग जाओ। जिसे इतना ही मजबूत और बावकार होना चाहिए कि अपने दुखों पर वह वेला ना मचाती फिरे और ना ही आजमाइश के मुकाम पर हौसला हारे। वो ससुराल में तो कभी आज़ुर्दा हो भी जाती थी, मगर मैं क्या कर वो कभी उदास नहीं होती थी। इसकी माँ की आंखें इससे बहुत से सवाल करती थी और इसकी मुस्कुराहट इनकी मायूसियों को खुशी में बदल डालती थी। फिर वो कैसे अपनी माँ को दुख दे सकती थी, जिन्होंने इसे पहले बड़ी आजमाइश में ज़िंदगी गुजारी थी। भाभी क्या पका रही हैं? वलीद ने किचन में दरवाजे से ही जुबारिया से पूछा। करेले कीमा, वो मुख्तसरन बोली। एक तो वैसे नीम चढ़े, दूसरे फरमाइश पर करेले कीमा पकवा लेते हैं, दौरा असर हो जाता है। हफ्तों में ज़ुबान की मिठास को बंदा तरस जाता है। वो काफिया मिलाते हुए बरजस्ता बोला तो वो मुस्कुरा दी। तुम्हें क्या खाना बोला वो पका दूंगी। भाभी काश आपकी अगर बहन होती तो जवेरिया जैसी चुड़ैल मेरे गले ना पड़ती। वो आती हुई जवेरिया को देख चुका था, इसलिए से सुनाता हुआ बोला, चुड़ैल कैसे कहा तुमने? कभी अपनी शक्ल भी देखी आईने में? वो पीछे से गुर्राई। यकीनन रोज़ाना देखता हूँ, इसने मुस्कुरा कर इसे चिल्लाया। फिर तो डर जाते होगे। इसका लहजा इत्तेज़ाइया था। शुक्र करो तुम्हें जवेरिया ने कबूल कर लिया, वरना कुंवारे ही रह जाते। जुबारिया ने इसका साथ दिया। भाभी ये फाउल है, आप मुखालिफ पार्टी का साथ दे रही हैं। कोई फाउल नहीं, मुझे दोनों ही अजीज़ हो। इसने फ़ौरन मैदान छोड़ा। ज़रा जुबारिया ने मेरी हमायत ली और होने लगे फोत। मैं क्यों फोत होने लगा? वो तो लड़कियां होती हैं मुझ पर। इसने कान लड़खड़ाए। सूरत इतनी खौफनाक है, कमज़ोर दिल की कहाँ बसती होंगी? जवेरिया ने मासूम बनते हुए कहा। तुम तो अभी तक फोत ना हुई। वो भूनी गया इसके रिमार्क्स पर। अभी से दिल पक्का कर रही हूँ, आखिर गुजारा भी तो करना है। वो तुर्की बोली। तो क्यों कर रही हो गुजारा? मना कर दिया होता अपनी अम्मी जान को। मैं कौन सा तुम्हारे फ्राक में दूसरी दुनिया सुधार रहा हूँ? वो बिगड़ा। वाकई मैं तो अब तक यही समझती रही। वो शरारत से कहकर हंसी। बड़ी खुश फहमी है जनाब को। वो थुप थुप करता किचन से मुंह फुलाकर निकल गया तो वो जुबारी की तरफ मुतवज्जा हुई। कड़ी पकाई थी, तुम्हें पसंद है ना, इसलिए लेकर आई हूँ। मगर मुझसे ज़्यादा तो वलीद को पसंद है, तुम कहो तो दे दूँ कि, वरना और बहुत हैं खाने वाले। जुबारी अनजान बनी। थोड़ी सी रखते ना, हर्ज तो नहीं है। वो बेपरवाह बनी। एक फुल्की भी नहीं रखी जाएगी। अब भी वो तुम्हें चुड़ैल कह रहा था। इसने जवेरिया को याद दिलाया। वो तो जलाने के लिए यूं ही कह रहा था। कह तो रहा था ना, ऐसे शख्स को कुछ नहीं देना चाहिए जो आपको हर वक्त किलसाता हो। जुबारी ने चलाकी से आंखें घुमाते हुए कहा। मैंने भी तो इतना कुछ कहा था, हिसाब बराबर हुआ। प्लीज़ जुबी इसके लिए बचा लेना, वो करेले कीमा नहीं खाता, फिर भूखा रहेगा सारा दिन। जवेरी ने मुल्तजाना लहजे में कहा। अब आइए ना तुम लाइन पर, सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि इसके लिए लाई थी? जुबारी ने इसकी चोटी खींची। सच तुम दोनों के लिए लेकर आई थी। सुबह मारिया ने बताया कि आज करेले कीमा पकेंगे, और मुझे पता था कि तुम्हें पसंद नहीं है और ना ही वलीद खाता है, इसलिए। इसने फ़ौरन वजाहत की। तुम मुस्तकबिल की अच्छी देवरानी साबित होगी, ज़रा चक्कर देखो कैसी पकाई है। वो कहकर फ़ौरन टेस्ट करने लगी, जबकि इसके लफ्ज़ों पर वो गुलकिनार चेहरे के साथ किचन से निकल गई थी। वो चले जी आगे पढ़ते हैं। मुताहिर ने बहुत गालियाँ खानी है मुझसे, मैं आपको बता रही हूँ। मेरी फ़ाइल यार, फ्लैश मैसेजेस ऐसे आते हैं जैसे ना, मुझे इस चीज़ पर बड़ा गुस्सा चढ़ता है। जब मैं कर रही हूँ ना, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो बीच में मुझे या तो मुझे कॉल पे भी इंटरप्शन ना हो, क्योंकि मुझे फिर वो डिस्कार्ड करनी पड़ती है और दोबारा से करनी पड़ती है, उसको कंपाइलिंग करना पड़ता है। मुझे थोड़ा सा वो टाइम लगता है रिकॉर्डिंग को सेट करने में, वीडियो को। और जब बीच में अब ये फ्लैश मैसेज की कसरत ये भी आ गया ना। मेरी फ़ाइल और कागजात कहाँ हैं? मुताहिर का अंदाज़ खासा झिलाहट लिए हुए था। वहीं आपकी स्टडी टेबल पर रखे थे। नहीं है, जब भी पूछ रहा हूँ। तुम्हें मालूम है मुझे बेतरतीबी कितनी नापसंद है। मेरी चीज़ों को मत छुआ करो अगर रखने का सलीका ना हो तो। तहरीम जो कल रात की रहने आई हुई थी, वो अपने 2 साल बेटे को उठाए वहीं चली है। इसके सामने इसकी झाड़ी से खासी नागवार गुजरी। इनको तो ध्यान ही नहीं है, रख कर भूल जाती हैं। तुम खुद अपनी चीज़ों की हिफाजत किया करो। तहरीम की हिदायतें से और तैश दिलाने लगी। वो किलिस्ती भी अपने कमरे में आई। कागजात वाकई टेबल पर नहीं थे। इसने अपनी भूल जाने वाली आदत पर वार्डरोब की दराजें चेक की, साइड की दराजें देखी, मगर कागजात इस तरह गायब थे जैसे रखे ही ना हों। इसकी पेशानी मारे
परेशानी और फ़िक्र के अरक आलूद होने लगी। मताहिर तो ज़रा देर में बेइज्जत कर डालेंगे, किसी को नहीं देखेंगे। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, कागजात मिल जाए। वो दुआ करते हुए मुसलसल ढूंढ रही थी, तभी मारिया चली। ज़ुबी भाई के कागजात शायद वो ड्राइंग रूम की टेबल पर भूल आए थे। इसके हाथ में फ़ाइल और कागजात देखकर वो खिल उठी। ओ थैंक्स मारी, तुमने मरने से बचा लिया। वो आंचल से चेहरा पहुँचती बाहर निकल गई। इसने सबसे पहले मताहिर को फ़ाइल दी जो टाइम वेस्ट होने पर जली बिल्ली की तरह सिटिंग रूम में टहल रहे थे। फ़ाइल देखकर इनकी तेवरियों के बल कम हुए, इस पर गुस्सीली नज़र डालकर बाहर निकल गए। भाई क्यों गुस्सा हो रहे थे? मारिया ने अंदर आकर पूछा। नहीं, अवार्ड दे रहे थे, लफ्ज़ों के तंज़ों के। तुम्हें चाहिए? वो चिड़ी थी। भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, बस ज़रा गुस्से में जल्दी आदत है। मारिया ने सफाई पेश करनी चाहिए। आहो, मुँह ना कुत्ते बनने रहने तो दिल दे बहुत अच्छे हैं। वजाहत की ज़रूरत है, आखिर तुम्हारी फुप्पीज़ाद हूँ। बचपन से यहाँ आना जाना, शादी के बाद ना तो लोग बदलते और ना ही ताल्लुकात। इसने कुशन ठीक करते हुए कहा। जब मालूम है तो फिर मुंह क्यों फुला रखा है? ये गुस्सा नहीं, सिर्फ झंझलाहट है कि आखिर वो कागजात ड्राइंग रूम में पहुँचे कैसे? वो पुरसोच अंदाज में कह रही थी, तभी अंदर कमरे में आबदा बेगम मारिया को पुकारने लगी। तो अंदर की तरफ बढ़ गई। सुबह इसने खुद इन कागजात को फाइल को टेबल पर रखा देखा था, फिर किस तरह इसका जहन तहरीम की तरफ दौड़ा तो इसने जहन झटक दिया। इसे बेशक जुबारी से बर्खास्त थी, मगर वैसी हरकतें नहीं कर सकती थी। रात में मताहिर इससे कह रहा था, मुझे अंदाज़ा हो गया तुम कितनी गैर जिम्मेदार और बदसलीका औरत हो। तुम्हें मालूम है वो कितनी अहम फाइल थी, मगर तुम्हें हंसी मजाक के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। वो अपने दिमाग की गर्मी से डांट कर निकाल रहा था। वो सर झुकाए चेहरे के साथ रात के काम निपटाती रही। इसका दिल इतना उदास और बोझल हो रहा था। फिर वो किचन के काम समेट कर कमरे में जाने की बजाय वहीं छत की सीढ़ियों पर बैठ गई। मारिया तहरीम के साथ अपने कमरे में थी। वो इनके पास भी जा सकती थी, मगर मताहिर के अल्फाज इसके अंदर की थकन को दो चंद कर गए थे। ये भी कोई ज़िंदगी थी जिसकी ज़ात से वो वाबस्ता थी। इसे इसकी खुशियों गम से कोई सरोकार ही नहीं था। हालांकि कि वो दूसरों की गलतियों भी इसके खाते में डाल दिया करता था। इसका दिल चाहा वो खूब ज़ोर ज़ोर से रोए, मगर वो खुश्क आंसुओं के साथ यूं ही बैठी रही। वो मताहिर से वजाहत कर सकती थी और अपनी सफाई भी पेश कर सकती थी, मगर वो सुनता तब ना। वो इसके मामले में ऐसा ही सर्द मजाज और बदगुमान था, महज इसलिए कि वो इसकी पसंद ना थी। इसके वालिदैन की चॉइस थी। वो कैसी थी जिसे इसने चाहा था, शायद बहुत हसीन होगी, जब तभी इसे अब तक भुलाया नहीं पाया था। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कब कहा कि आप मुझसे शादी करें? वो औरत कितनी खुशकिस्मत होती है जिनके शौहर मुकम्मल आसूदगी और चाहत के साथ इन्हें अपनाते हैं। जैसे तहरीम, 2 दिन ऊपर हो जाए तो शहरियार भाई खुद दौड़े चले आते हैं। इनका तहरीम के बगैर दिल ही नहीं लगता, और यहाँ ये आलम के सूरत तक से बेजार है। वो कब तक वहाँ बैठ सकती थी? अगर किसी की नज़र पड़ जाती तो 100 अफसाने बन सकते थे। वो उठी और शिकस्ता कदमों से चलती अपने कमरे में आ गई। वो टेबल पर झुका अपना काम कंप्लीट कर रहा था। अक्सर ही करता था, इसलिए वो तवज्जो दिए बगैर बेड पर एक तरफ होकर तकिया मुँह पर रखकर लेट गई। मताहिर ने आहट पर पलट कर इसकी तरफ देखा। इसके सरगर्मी पर टाइम नोट किया तो वो सिर्फ 12 बजे थे। वो लम्हा भर को हैरान हुआ। वो तो 1 बजे तक सोने की आ रही थी। वो भी तमाम काम निपटाकर। इसके मुसलसल बोलने पर वक्त से अक्सर टोका करता, मगर वो शुरू से ही बात होनी थी। नहीं बेटा, अभी नहीं हुआ। इसलिए इसकी हदायत पर कम ही अमल करती। वो फाइल बंद करके उठा और फिर इसके सराहने आ खड़ा हुआ। आपकी तबीयत ठीक है? मताहिर की आवाज़ पर वो झटके से उठ बैठी। अब हैरान होने की बारी जुबारिया की थी। इसे इसकी फ़िक्र थी, वरना वो काम करता रहता, तवज्जो न देता कि वो क्यों आकर यूँ लेटी। तबीयत तो कुछ देर पहले पसमर्दा थी, मगर वो आज बाहर की तरह सूरत खिल उठी थी। बस हफ्ते में 2 बार खैरियत का नाटक टॉनिक पिलाते रहे, बंदी को और क्या चाहिए? तुम इन फजूल बातों से थकती नहीं हो? मताहिर इसके बराबरी टिक गया। ऐसे न जाने कि उसका बोलना अच्छा लग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ वहाँ तक उदासी सन्नाटे का राज था, मगर अब मैं बातों से नहीं, अजनबी रवैयों से थक जाती हूँ। इसके अंदर की आज़ुदगी ज़ुबान पर आ गई। मताहिर को अपने गलत रवैये का एहसास था, और इसकी महरूमियों का भी। इसने नरमी से इसे अपनी तरफ घसीट कर अपने रवैये की तलाफ़ी करना चाहिए। जुबारिया की आंखों से 2 आंसू टूटकर इसकी शर्ट में जज़ब हो गए थे। फिर दफ़ा हो जाए, ऐसा चवल जया अपने सुनता है मेरे मुँह से। यार ये क्या, बंदा दिल का साफ है तो ज़ुबान के साथ कुत्ते फिट कर रखे, अगले बंदे को हर्ट करता रहे। ऐसे दिल के साफ बंदा ना आग ही ला दे या लपेट के रखे, दवा होगा। ताई अहमर के लिए मारी का रिश्ता लाई थी। तहरीम को खबर हुई तो इसने फ़ौरन अपने देवर असद का रिश्ता आगे कर दिया। अहमर इस शख्स से हर लिहाज से अच्छा, बेहतर और मुनासिब था। फिर मारी की आंखों में पसंदीदगी की झलक थी। इसने देखी थी, वो गलत नहीं हो सकती थी। आबदा बेगम ने रिजवी साहब से बात की। दोनों रिश्ते घर के थे, मगर एक को इनकार लाजमी था। तुम क्या चाहती हो तो अपनी राय दो। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें ही गुजारनी है। अगर तुम असद के साथ मुतमिन हो तो बिला शबा अहमर के लिए इनकार कर दो। यकीन करो, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी होगी। जुबारिया ने इसके शाने पर हाथ रखकर इसे हौसला दिया। क्या राय दूँ? अगर अहमद के लिए हाँ करती हूँ तो आप ही नाराज़ होती है, मगर मैं असद के साथ इस रिश्ते पर मुतमिन नहीं हूँ। अव्वल तो इसकी एजुकेशन का मत, दूसरे इंतहाई गैर जिम्मेदार शख्सियत है। सिर्फ भाइयों पर इन्हसार करने वाला है वो कुछ फ्लर्टबाज भी है। वो इस तरह भी लहजे में अपना मसला बयान करने लगी। फैसला हो गया, अब इस पर कायम रहना और कल चचा जान के सामने यही कहना कि तुम्हें मिसेज़ अहमद हमदानी बनना कबूल है। जवेरे की शौक मुस्कुराहट पर वो भी तमाम उलझने झटक कर मुस्कुरा दी। शायद यही फैसला ठीक है। जुबारी हल्की फुल्की हुई। दिल तो इसने इसी दिन हार दिया था जब वो पहली बार यहाँ आए थे। बड़ी सियानी है, बताती कुछ नहीं है। जवेरिया ने चमक कर कहा। तो तुम्हारी तरह हर एक को लव स्टोरी सुनाती फिरे? मारी ने तिनक कर कहा।
जलील, मैंने कब किसी को कुछ सुनाया सवाए तुम्हारे। जवेरिया गुस्से से चिल्लाई। इन दोनों की आदत थी, ज़रा सी देर में लड़ती थी, ज़रा सी देर में एक हो जाती थी। वो फ़ोन पर अहमर को खुशखबरी सुनाना चाहती थी कि फ़ैसला इसके हक़ में हुआ है। जब से अहमर के हक़ में फ़ैसला हुआ था, तहरीम ने मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर रखा था। इस बार इसने अपने ससुराल में बात नहीं की थी, सिर्फ शहरयार के उम्मीद पर रिश्ता डाला था। वो भाई के सिलसिले में पहले भी चोट खा चुकी थी। इस पर होने वाले दूसरे इनकार ने इसे सख्त रंजीदा और गमगीन कर किया। मुझे जहर लगती हैं ऐसी बहनें जिनको सिर्फ अपने ससुराल वालों का होता, पिछले वालों का एहसास ही नहीं होता। इस बार होने वाले दूसरे इनकार ने इसे सख्त रंजीदा और गमगीन किया। इसने अंदरूनी तौर पर शुक्र भी अदा किया कि इसने अपने सास ससुर से बात नहीं की, वरना न जाने क्या रद्द-ए-अमल होता इसकी शदीद नाराज़गी के पेश नज़र आबदा बेगम खुद जाकर इसे मना कर लाईं। बहन मारिया अलग बहन से शर्मिंदा थी। इन्हें रोते देखकर इसे अपने फ़ैसले पर पछतावा मलाल हो रहा था, जबकि ज़ुबारी इसके इनके शदीद रिएक्शन की वजह से इनके सामने नहीं आई थी। इसे मालूम था अब इसकी ज़्यादा मुसीबत आएगी, क्योंकि अहमद का ताल्लुक भी इसके मैके से था। इसकी ज़ात से इसका कोई ताल्लुक वाबस्ता ना होता तो शायद इन्हें इतना अफसोस व गम ना होता, मगर अब तो इस इनकार को इन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया था। तुम क्या समझती हो, इस रिश्ते के हो जाने से तुम मुझे नीचा दिखा सकोगी? इनकी आंखों में गुस्से और शक की परछाइयाँ थी, वो ऐसी बदगुमान थी इसकी तरफ से। मैं फजूल बातें नहीं सोचती, अगर अहमद बुरा होता तो मामू जानस खुद इनकार कर देते। इसने कपड़े समेटते हुए ठंडे लहजे में कहा। वो खाना तैयार करके अभी अपने कमरे में सफाई की गर्ज से आई थी। वो इसके पीछे चली आई। आबदा बेगम और मारिया शॉपिंग करने गई हुई थी। इन्हें इससे बात करने का मौका मिल गया। दूसरे लफ्ज़ों में, तुम असद को लुच्चा लफंगा कह रही हो? वो गुर्राई। ये आपका अपना माइंड है, बात को जिस रंग में ले लें। वो बहस को ख़त्म करने के लिए बोली। मैं किसी और रंग में क्यों लूँ? तुम ढके छुपे लफ्ज़ों में यही कह रही हो, जैसे हमारी फुप्पी है वैसे इनकी औलाद है। वो जहरखुंद लहजे में बोली। स्टॉप इट, हद होती है हर बात की। आपको बिल्कुल तमीज़ नहीं, आप किसे क्या कह रही हैं। साबिर बंदा वहीं तक बर्दाश्त करता जहाँ तक वो कर सकता है, मगर वो तो तमाम हदें पार कर गई थी। रिश्तों के एहतराम को लफ्ज़ों के पैरों तले मसल डाला था। वो अपनी ज़ात तक बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अपने वालिदैन के मुतालिक कोई उल्टी सीधी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो इसके बेकसूर शरीफ माँ को इस किस्से में ख्वाम का कहीं घसीट रही थी। और तुम्हें तमीज़ है कि तुम किससे मुखातिब हो? मुताहिर की आवाज़ पर इसने पलट कर देखा। इनका चेहरा मारे तैश के सुरख हो रहा था। वो अचानक ही सिटिंग रूम से कमरे में चले आए थे। इन्होंने यकीनन तहरीम के अल्फाज नहीं सुने थे। देख लो मुताहिर, अपनी बीवी की ज़ुबान के जौहर तुम्हारे सामने मीठी बनी रहती है, मगर मेरे साथ तो इसका यही रवैया है। तहरीम ने इस्तज़ाई अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। आप नहीं जानते इन्होंने क्या कहा है। ज़ुबारी को इसके बेयकीन अंदाज पर बड़ा दुख हुआ। इसकी आवाज़ एहसास तौहीन से रिंद सी गई। मैं ये ज़रूर जानता कि तुमने क्या कहा है। सॉरी कहो आप इसे। इसका तहकम भरा लहजा इसकी रोती सिसकती है ना इज़्ज़त नफ्स वजह से ज़मीन पर उतरती चली गई। इसके सॉरी कहते मुताहिर कमरे से निकल गया और तहरीम इसके करीब आकर सुलगते हुए लहजे में बोली। इस घर में मुताहिर के नज़दीक ये है तुम्हारी हैसियत। अगर तुम्हारी जगह सहर होती तो वो ज़रूर मालूम करता कि बात क्या हुई थी। वो तुम्हें डिसलाइक करता है और तुम हमेशा इसके नज़दीक नापसंदीदा हंसती रहोगी। मेरी जीत के लिए यही काफ़ी है। वो जैसे इस पर अंगारे उछाल कर कमरे से निकली थी, मारे ज़बत के से मुठलियाँ भेज ली। चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चंद लम्हे खड़ी रहकर सोचती सुलगती रही, फिर पलटकर अपना काम अंजाम देने लगी। इसकी आदत ना थी लड़ाई झगड़े पर मुंह फुलाकर अपने कमरे में बंद हो जाए या फिर गुस्से में काम अधूरा छोड़ दे। इसकी तरबियत इन खतूत पर नहीं हुई थी। इसने कितनी ही बार इनकी तंजिया बातों को दरगुजर किया था और आज भी यही कर रही थी, मगर अपने वालिदैन की तौहीन तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। इसकी आंखों से आंसू टप टप कर इसके गालों पर लुढ़कते चले गए। इसे सॉरी कहने का अफसोस नहीं था, दुख तो ये था कि मुताहिर ने पूरी बात सुने बगैर फ़ैसला सुनाया और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तहरीम ने बिल्कुल सच कहा। क्या मैं और और इसकी औकात। जूबी मारिया की बाहर से आती आवाज़ पर वो जल्दी से वॉशरूम में बंद होगी। अभी ना तो इसकी ज़ाहिरी हालत इस काबिल थी वो इसका सामना करती, और ना ही अंदरूनी अपने अंदर के इख्तियाल को दबाना कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है। जूबी तुम अंदर हो? मारिया ने दरवाज़ा नॉक करते हुए पूछा। अभी निकल रही हूँ, इसने आवाज़ मतवाज़न करते हुए कहा। जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे कॉटन की कढ़ाई का इतना ज़बरदस्त सूट लाई को तुम देखकर लट्टू हो जाओगी। वो बाहर से इन्फॉर्मेशन पहुँचाने लगी। तुम हो गई हो तो मैं भी हो ही जाऊँगी। वो मुँह पर पानी के छपके मारने लगी। तुम जल्दी आ जाओ, हम सब वहीं सिटिंग रूम में हैं। मैं इतने जवेरिया को बुला कर लाती हूँ। वो बोलती हुई कमरा खाली कर गई तो वो टावल से अपना चेहरा थपथपाने लगी। अब ये तय था कि इसे थोड़ी देर में वहाँ हाजिरी देनी थी और वहाँ तहरीम भी मौजूद होगी अपनी फातिहाना मुस्कुराहट और तंजिया नसरों के साथ। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वो इसके किसी कमज़ोर पहलू से हर्ज उठाए। जब वो 10 मिनट बाद वहाँ रुक गई तो मारी हिचकिचाते हुए कह रही थी, आप ये मैं जूबी के लिए लाई थी, आप मेरे सूट में से कोई पसंद कर लें। अब इनका ख्याल क्यों ना होगा? तुम्हारे सारे मफाद इससे तो जुड़े हैं। वो इसके लफ्ज़ों पर खफा होकर सूट वहीं फेंक कर सोफे पर जा बैठी। जवेरिया ने सफाई देनी चाहिए। तहरीम आप हर बात का उल्टा मतलब मत निकाला करें। अगर ये सूट आप ही को पसंद है तो इन्हें दे दो। ब्लैक कलर वैसे भी मेरे पास बहुत है। तुम्हारे भाई तो टोकते हैं। इसने नरमी से बात ख़त्म करनी चाहिए, हालांकि अभी कुछ देर पहले ही वो इसके साथ ज़्यादती कर चुकी थी, मगर इसे जो दरगुजर करना सिखाया गया था इसके तहत इसने गुफ्तगू की पहल की। मुताहिर भाई को तो ब्लैक कलर बहुत पसंद था। जवेरिया हैरान हुई। सिर्फ सहर पर पसंद था, हर एक पर नहीं। तहरीम ने दिल जलाने वाले अंदाज में ज़ुबारी की तरफ देखा, जबकि जवेरिया के जवाब पर अपनी जगह चोर बन गई। सहर इनका माजी था और ज़ुबारिया हाल है, और वो अपने हाल से मुतमईन है।
मारिया को इनके तंज़िया अल्फाज सख्त बुरे लगे। ज़ुबारिया भाभी होने के हैसियत से इन्हें कुछ नहीं कह सकती थी, मगर वो बहन की हैसियत से इन्हें टोक सकती थी। कौन जाने, वो बेख्तियार कहकर हंसने लगी। ज़ुबारिया के असाब जैसे चटकने तड़कने लगे। अगर बर वक्त वलीद ना आ जाता तो जैसे वो ज़बत का दामन छोड़ बैठती। भाभी आपको अब्बू याद फरमा रहे हैं, और वो सुनते ही उठकर बाहर निकल गई। ओहो, चुड़ैल साहब अभी तशरीफ़ रखती हैं। वलीद वहीं फ्लोर कुशन पर इसके बराबर टिका। और जिन साहब को फुर्सत मिल गई काफ से आने की, वो बर्जस्ता कहकर उठने लगी। कहाँ चली, बैठो तो। वलीद हैरान हुए इसके इतनी जल्दी में हाथ छोड़ने पर। तहरीम आप इसे बात करो, इन्हें मीठी गुफ्तगू सुनने की बहुत ज़रूरत है। इसका मूड ऑफ हो चला था। वो हमेशा ज़्यादती करके खुश होती थी और कम अज़ कम वो इनका साथ नहीं दे सकती थी। होश में तो क्या कह रही हो? तहरीम फ़ौरन गर्म होगी। इन्हें इस तरह की बातें हजम नहीं होती थी। हर एक ज़ुबारिया वक़ार नहीं होता, आपको अभी से आदत डाल लेनी चाहिए। वो नागवारी से कहकर बाहर निकल गई। वरीद के तो खाक पल्ले कुछ ना पड़ा। मारिया आज़ूदगी के साथ चीज़ें समेटने लगी। आप ही हमेशा ज़्यादती करते हैं और इन्हें एहसास नहीं होता। जवेरिया ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। इन्हें इंतहाई बदतमीज़ होती जा रही है जवेरिया, और हमारी माँ की बदकिस्मती कि दोनों बहुएँ इन्हें ऐसी मिलेंगी। वलीद ने बहन के लाल भुक्का चेहरे को देखा और कान दबाकर रिमोट लेकर टीवी ऑन करने लगा। फिलहाल वो इनसे बहस ही में उलझना नहीं चाहता था। मताहिर की शादी अभी पिछले साल ही नवंबर में हुई थी। वो नया जॉब से लगा था। MBA में अच्छी पोजीशन लाने के सबब इसे जल्द ही कॉल कर लिया गया। वो रिजवी साहब का ऑफिस संभाल सकता था, मगर अपनी सलाहियतें बरकरार लाने के लिए इसने जॉब करनी मुनासिब समझी। तो वलीद को रिजवी साहब के साथ लगाया ताकि इसके पीछे वो इनकी हेल्प कर सके। सारा काम नौकरों पर ना हो, इससे अब इसी कंपनी की तरफ से इसका लाहौर ट्रांसफ़र इनकी ब्रांच में हुआ था। हाँ जी। इसका ग्रेड बढ़ा दिया गया था, जिसके तहत इसे वहाँ बंगला और कार की सहूलतें अलग दी जा रही थी। मामू के हुक्म के मुताबिक ज़ुबारी इसके साथ जा रही थी। मैं वहाँ अकेली जाकर क्या करूँगी? इसने नए घर में मेरे लिए आप लोग भी चले। मताहिर को इसकी यही खूबी अच्छी लगती थी। वो अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखती थी। कदर तो फेर नहीं है, चवल आदमी। ज़हर लगता है मुझे ये चवल। रिजवी साहब ने ऐनक के पीछे से भांजी की परेशानी फ़िक्र को नोट किया। अल्लाह रखे तुम्हारा शौहर होगा तुम्हारे साथ, हम भी महीने 2 महीने में मिलने आ जाया करेंगे, वरना तुम चक्कर लगा लिया करना। फ़ोन पर तो रब्ता रहा करेगा। आबदा बेगम ने इसे समझाया। सब ने कायल करने की कोशिश की, मगर वो अकेले लाहौर जाने पर राज़ी न हुई। मताहिर खुद इसे ले जाना नहीं चाहता था, इसलिए इसके फैसले से मुतमईन हो गया। आहो तो कोई गुलछड़े उड़ाने होंगे मुताहिर ने। एक हफ्ते बाद मुताहिर अपने मुख्तसर से सामान के साथ लाहौर शिफ्ट हो गया। फिलहाल इसके साथ वलीद किया था, जो 2 दिन बाद लौट आया। बकौल इसके घर बहुत खूबसूरत और हसीन, और मुताहिर ने दूसरे दिन ऑफिस ज्वाइन कर लिया। आपकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे और सलाम भी कहा था। वलीद ने ज़ुबारी के उदास चेहरे को देखकर कहा, और इसे खुद से सफाई पेश करने की ज़रूरत न थी। इसे मालूम था कि इन्हें इसकी कितनी फ़िक्र हो सकती है। लाहौर पहुंचकर इन्होंने घर फ़ोन किया और सिर्फ आबदा बेगम से बात करके लाइन काट दी थी। अगर इसका ख्याल होता तो ज़रूर बात करते, मगर शायद वो इसकी ज़रूरत नहीं समझते थे। वो ज़रा बात नहीं करते थे, मगर सिर्फ एक शख्स की कमी से हर तरफ बेरौनकी हो रही थी। सब कुछ वीरान उदास लग रहा था। काश इनके साथ ही चली जाती। इसने पल भर को सोचा, मगर क्यों चली जाती? इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ चलो। यहाँ तो सब है, मैं वहाँ तुम्हारी कमी महसूस करूँगा, तुम्हारे बगैर नहीं रहूँगा। बल्कि वो मेरे न जाने का सुनकर ज़्यादा मुतमईन और खुश लग रहे थे। इसके अंदर महरूमियों आज़ूदियों की आग से सुलगने लगी, और ये आग इस वक्त और भड़क उठी जब तहरीम इस्तज़ाई अंदाज में कहती थी, मताहिर लेकर नहीं गया होगा, ज़ुबारिया का तो सिर्फ नाम है। दिल पर लफ्ज़ों की छुरियाँ चलाने की वो अच्छी सलाहियत रखती थी। यही वजह थी जब वो 15 रोज़ बाद इनका एहसास जागा, तब इसने बात नहीं की। मारिया इसके हाथ में रिसीवर देकर चली गई। दूसरी तरफ से वो हेलो हेलो कर रहे थे। इसने इनकी सहरंगेज़ आवाज़ को अपनी धड़कनों में धड़कते महसूस किया और कुछ भी बोले बगैर रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। भाई से बात हुई? मारिया ने पूछा। लाइन ही कट गई। वो धीमे से मुस्कुराई। ये दूसरी बार हुआ है, चले हम यहाँ से ट्राई कर लेते हैं। मारिया को अफसोस हुआ। वो नंबर मिलाने लगी। इसे ट्राई करते देखकर इसने फ़ौरन कहा, हो सकता है वो वहाँ से ट्राई कर रहे हो, फिर नंबर नहीं मिलेगा। और इसके कहने पर उसने इस नंबर डायल नहीं किया। रिसीवर क्रैडल पर रखा और ज़ुबारी के करीब आकर बोली, शायद तुम्हारी खामोशी और नज़रअंदाज करने देने से तुम्हारा एहसास हो जाए। ज़ुबारी ने तशक्कर से इसकी तरफ देखा। वो इसकी फीलिंग समझती थी। अगर मारिया ना होती तो वो किस कदर अकेली होती, अक्सर वो सोचती थी। मुताहिर के लिए ये हैरत अंगेज़ बात थी ज़ुबारी का बात ना करना, और इसने अपने शक को झटकने के लिए दोबारा फ़ोन किया तो मारिया ने उठाया। भाभी तो नमाज बाद जमात अदा करने जा चुके हैं, कोई मैसेज? मैं फिर फ़ोन करूँगा। और तुम लोग ठीक हो ना? इन्होंने खुदा हाफिज़ कहकर लाइन बंद करता कर दी। भाई हैरान है ज़ुबी कि इनकी मिसेस नेक परवीन को हुआ क्या है। अब मैंने क्या बता दी कि इस दर्द की दवा क्या है? इसने शौकी से आंखें घुमाई तो वो आसूदगी से मुस्कुराती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इसे वाकई नमाज अदा करनी थी और अल्लाह के हज़ूर छुपकर इसके एहसानात का शुक्र अदा करना था कि इसने इसे बहुत नवाजा था। सही है, नुदी औकात ते रखा है, इस काबिल ही नहीं है कि इज्जत दी जाए। ताई अहमद की मंगनी करना चाह रही थी। सब काम अर्जेंट करने लगे थे। आबदा बेगम के हाथ पांव फूले जा रहे थे। वही ज़ुबारिया घन चक्कर बनी हुई थी। तहरीम को फ़ोन करके बुलवा लिया गया। अहमद की सारी शॉपिंग उसने आज खुद अपनी पसंद से की। मारिया ने खुलकर अपनी पसंद का इजहार कर दिया था। तब से तहरीम मोहतात हो गई थी। बहरहाल इसे अपनी बहन की खुशी ज़्यादा अजीज़ थी। रिजवी साहब ने मुताहिर को फ़ोन करके मंगनी के प्रोग्राम के मुतल्लिक बता दिया, और इसने वादा किया कि वो एक दिन पहले ही पहुँच जाएगा, मगर मंगनी का दिन आप पहुँचा वो नहीं आया और ना ही घर पर वो मिला।
रिजवी साहब सख्त गुस्से में थे। दूसरे दिन इसका फ़ोन आया तो इन्होंने फ़ोन पर ही इसे खूब सुनाई। वो वजाहतें मजबूरियाँ बयान करता रहा। नई जॉब के मसाइल और प्रॉब्लम इसके सर पर थे। इस कुछ भी नहीं था। इससे बात करके रिजवी साहब मुतमिन नहीं हुए थे। इन 2 महीनों में ये पहला इत्तेफाक था कि वो बेचैन और बेसुकून थे। इन्होंने दूसरे दिन अपना और ज़ुबारी का टिकट मंगवा और इसे सामान पैक करने को कहा। मैं वहाँ अकेली जाऊँगी? वो इनकी ज़िद पर हैरान हुई। मैं तुम्हें इसके पास छोड़कर आ जाऊँगी, इसे वहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। मर्द अकेला हो तो 100 तरह की और राहें इसे अपनी तरफ बुलाने लगती हैं। मुझे अपने खून पर भरोसा, मगर इंसान बड़ा जल्दबाज होता है, गलती कर जाता है। वो इसे दबे लफ्ज़ों में बहुत कुछ समझा के वो अजीब इज़्तिराब कश्मकश से गुजरती इनके साथ लाहौर पहुँची थी। इसे घर छोड़कर रिजवी साहब इसके ऑफिस चले गए। घर में हर सहूलत मैसर थी। खाना पकाने के लिए मुलाजमा, घर की सफाई के लिए, लॉन की हिफाजत के लिए इन्होंने कई नौकर रखे थे। वहाँ तो वो सारा काम खुद करती थी और इसके साथ मारिया करवाती थी, मगर यहाँ इसने इस हसीन घर की खूबसूरती को दिल से महसूस किया। बड़े घर की बड़ी बातें, हर चीज़ बड़ी खूबसूरती से अपनी जगह आरास्ता थी। बेडरूम इतना हसीन ख्वाबनाक था कि वह दरवाजे में इस्तादा होकर इसका जायज़ा लेने लगी। इनकी पसंद लाजवाब थी। इसने दिल से सराहा। फिर किचन में आकर खाने के सिलसिले में खानसामा को हिदायत देने लगी। इस काम से फारिग होकर इसने अटैची केस खोलकर अपने कपड़े निकाले और वार्डरोब खोलकर इसमें रखने लगी। फिर एक सूट लेकर फ्रेश होने के लिए नहाने चली गई। लाहौर का मौसम बड़ा सर्द और ठंडा था। अक्टूबर के महीने में खासी सर्दी थी, लेकिन जबकि कराची में तो दिसंबर के आखिरी जनवरी में सर्दी अपनी झलक दिखाया करती थी। 4 घंटे बाद रिजवी साहब की वापसी हुई तो ताहिर इनके साथ थे। इनका मूड खासा ख़राब लग रहा था। इसके सलाम का जवाब दिए बगैर वॉशरूम में बंद हो गए। वो इनके कपड़े निकाल के कमरे से बाहर आ गई। इसका रवैया इसके लिए बाइस अज़ियत था। इसे अब सरासर अपनी तौहीन और तज़लील महसूस हो रही थी। रिजवी साहब के साथ खामोशी के साथ खाना खाया गया। इसके हलक में नवाले अटक रहे थे और इसका दिल चाह रहा था कि मामू के साथ ही कराची लौट जाए, मगर वो जानती थी ये मुमकिन नहीं। रात की फ़्लाइट से रिजवी साहब की वापसी थी और इसका दिल खौफ से धड़क रहा था। न जाने क्या कहेंगे, क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे। बहुत जल्दी थी तुम्हें यहाँ आने की, मैं तुम्हें खुद बुलवा लेता, अबू को क्यों परेशान किया। एयरपोर्ट से वो खासा भुनाया हुआ आया था और आते इस पर बरस पड़ा। वो हित्ता को शर्मसारी के एहसास से सुरख पड़ गई। मुझे मामू जान यहाँ लाए थे। अगर मुझे यहाँ आने का इतना शौक़ होता तो फिर मैं 2 महीने पहले यहाँ आ चुकी होती। इस वक्त भी मुझे किसी ने रोका नहीं था। वो सर्द मोहरी से कहकर ड्राइंग रूम से बाहर आ गई। इसने अपने लफ्ज़ों से इसकी ऐसी तस्लील की थी कि इसकी तबीयत नहीं चाह रही थी इसकी सूरत देखने को। वो लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गई। वो सख्त था और इसकी ज़्यादा परवाह भी नहीं किया करता था, मगर ऐसा उलझा हुआ तौहीना में इस रवैया इसने अब कभी नहीं अपनाया था। शायद इसके रवैये की यही तब्दीली ने रिजवी साहब को चौंका दिया तो इसे लेकर यहाँ आए थे। मगर यहाँ आकर इसने क्या पाया था? इसकी तलखी और नामुनासिब हर्ट कर देने वाला रवैया इसकी आंखों में आंसू कतरा करता गालों से फिसलते इसके गिरिबान में जज़ब होने लगे। रात के 11 बज रहे थे और वह सफ़र की थकी आ रही। इसने एक बार भी नहीं कहा कि तुम आराम कर लो और अब आके लाउंज पे सर्दी से अकड़ते 1 घंटा हो चुका था। मजाल थी इसने आके झांका भी हो। वो किलसती रही, गमो गुस्से से सुलगती रही। तभी 12 पर सुई आती वो अंदर चला आया। इसने अपने कपड़े तब्दील कर लिए थे। इसकी आंखों में नींद का खुमार भी था। शायद वो सो चुका था और नींद टूटने पर उठकर यहाँ आया था। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो, सोई नहीं, चलो आओ। इसने नॉर्मली लहजे में कहते हुए इसका बाजू पकड़ कर उठाया। वो अपने रवैये को भूल चुका था, मगर इसे तो सब याद था। मैं यहीं सो जाऊँगी। इसकी आवाज़ नींद सी गई। आंसू की रवानी में तेज़ी आगे से रोते देखकर जैसे वो चौंक उठा। इसे जैसे बहुत कुछ याद आ गया। इसने इसे झिड़क कर अपने दिमाग की गर्मी निकाल रही थी। इसे बहुत कुछ गलत और नामनासिब कहा था। वो पेशेमान हो गया। वो 2 घंटे से यहीं सर्दी में बैठी थी और इसे अब एहसास हुआ था। दौर फिटे मुँह डुब के मर जा, लानती आदमी, चवला आदमी। गुस्सा अपनी जगह, मगर इसके लिए अपने आप को तकलीफ देना कहाँ की अक्लमंदी है। जिस पर गुस्सा इस पर निकाल कर अपने दिमाग की गर्मी भी दूर कर सकती हैं। वो इसे अपने साथ लिए कमरे में चलाया। जवाबन वो कुछ नहीं बोली। रोने से इसका चेहरा और आंखें सुर्ख मतवरम हो रही थी, मगर कुछ रोने का असर था और कुछ सर्दी का इस हसीन कमरे का कोई हसीन हिस्सा लग रही थी। मैं इस वक्त गुस्से में था, जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया। डूब के मर जाना, ख़त्म हो जा, दफ़ा हो जा। मुझे इस पर अफसोस है। इसने आखिरी अल्फाज इसने नहीं सुने। वो और भी कुछ कहा होगा, मगर गर्मी पाकर इसका थका हारा वजूद इस तरह पुरसकून हुआ कोई नींद की वादियों में उतरती चलेगी। लानती आदमी, चवला आदमी। इस बंदे को शादी की जरूरत नहीं थी। इसको चाहिए था इसको वही मिलती वो सहर अलवी तो फिर एंदे ना शादी करके फिर लानत भेज के ना इसके ऊपर, फिर दूसरी जगह पे जाती, वो दूसरे के साथ शादी करती फराज के साथ। सिर्फ 2 दिन में इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो गई थी। कराची से मारिया ने इसे फ़ोन किया था। वो लोग इसकी बहुत कमी महसूस कर रहे थे और सख्त उदास थे इसके बगैर। मारी, तुम मेरे बाद अम्मी की तरफ चक्कर लगा लिया करना, वो बहुत अकेली हो गई होंगी। अम्मी की फ़िक्र ना करो, भाई कैसे मेरा सलाम कहना, और जवेरिया तुम्हें प्यार और अम्मी दुआएं दे रही हैं। वो इसके फ़ोन से हल्की फुल्की हो गई। पहले दिन होने वाली तलख गुलामी को इसने इस वक्त भुला दी जब मताही ने अपने रवैये सलूक से इसकी तलाफ़ी की थी। इनका ऑफिस 6 बजे बंद होता था, मगर वो 3 घंटे लेट कर आया। सॉरी मुझे देर होगी, इसने ज़ुबारी की परेशानी देकर फ़ौरन कहा। आपको हमेशा ही देर क्यों हो जाती है। वो ज़ुमानी लहजे में इसकी आदत पर चोट कर गई। वो अनसुनी करता अंदर चला गया। इसके चेहरे पर दिन भर काम की होने वाली थकावट नहीं थी। बड़ा फ्रेश और खिला खिला महसूस हो रहा था। खाना लाऊं?
इसने इसकी खुद फरामोशी पर टोका। नहीं, मुझे भूख नहीं, दोस्त मिल गया तो मैंने इसके साथ खा लिया, तुम खा लो। वजाहत करके इसे ताकीद करता अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया। खाने का इसका अपना मूड भी नहीं हो रहा था। इसने चाय तैयार की और कमरे में चली गई। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। इसे देखकर इसने रिसीवर रख दिया और फिर बारी के करीब आकर बोला, कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाज़ा नॉक करते हैं, आपको तमीज़ सिखानी पड़ेगी। इसके यूँ अचानक बरस पड़ने पर हैरान रह गई। अभी कुछ देर पहले इसका मूड किस कदर अच्छा था, अब वो यूँ आंखें निकाले खड़ा था जैसे जानता ही ना हो। यह बातें इसकी शख्सियत का हिस्सा ना थी। वो उलझा पर डिस्टर्ब महसूस हो रहा था, यूँ जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। मैंने लगता पिछली यार फिर लब गई उन्होंने चवला आदमी। अपने कमरे में आने के लिए क्या मुझे इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी? वो संभल कर अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोली। मैं ज़रूरी बात कर रहा था, वो झल्ला कर बोला जैसे वो इसकी बात का मतलब ना समझी। ज़रूरी या सीक्रेट? वो कहना चाहती थी मगर इसने अपने अंदर की आवाज़ को अंदर ही घोंट दिया और नरमी से बोली, अगर कोई मसला है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा समझदार और अक्लमंद ना सही अपनी इस्तात के मुताबिक जवाब दे सकती हूँ। इसके लफ्ज़ों पर वो चेयर घसीट कर बैठ गया और खामोशी के साथ चाय टेस्ट करने लगा। इसकी तावील खामोशी से उकताकर वो कमरे से बाहर आ गई। साफ छिपते भी नहीं है और सामने आते भी नहीं। आखिर वो बता क्यों नहीं देता क्या मसला? कब तक वो मुझे पराया और अजनबी समझता रहेगा? मेरी जगह सहर अलवी होती तो क्या इसका यही रवैया होता? इसकी शायद नहीं। वो किचन के करीब आकर मुलाजमों की सरगर्मी देखने लगी। जीनत सालन निकाल रही थी जबकि रहीम अहमद धुले हुए बर्तनों को साफ करके रख रहा था। यहाँ कितनी खामोशी और वीरानी है। इतने लोगों के बावजूद कान आवाज़ों को तरसते हैं, जबकि वहाँ आवाज़ें ज़िंदगी है, चहल पहल रौनक और सारे अपने मौजूद हैं, दिल से करीब लोग। यहाँ भी और एक बंदा है तो मगर इसे जीतना बाकी है। इसके तसव्वुर के साथ ही इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुड़कर अपने कमरे में चली गई। वो किसी किताब का मुताला कर रहा था। मैं ताहिर मैं बोर हो रही हूँ। वो जैसे आजिज़ आकर इसके सामने बैठ गई। कोई किताब पढ़ लो। फ़ौरन मशवरे से नवाजा गया। ममानी कहती हैं कि ज़्यादा किताबें दिमाग को खुश्की कर देती हैं। इसने झट कहा, वीडियो लगा लो, कोई मूवी देख लो। वो बाजार हुआ। मैं ताहिर अभी सिर्फ 9:30 हुए हैं, कहीं बाहर चलते। इसने सारे ख्याल किया। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो हैरान परेशान हुआ। जाहिर है मेरे अलावा कोई तीसरी हस्ती तो यहाँ मौजूद नहीं। वो पुरसुकून लहजे में बोली। अब तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, कल ज़रूर चलेंगे। इसने इसका दिल रखा। चलें कल सही, मगर इस वक्त मैं क्या करूँ? सख्त बोर हो रही हूँ। आप मुझसे बातें करें ना। इसने किताब इसके हाथ से ली तो वो उसकी सूरत देखने लगा। क्या बात करूँ? इसने ज़ुबारिया से पूछा। चलें ये बताएं, लाहौर आकर आपने हम सबको याद करते थे, मेरे अलावा। तुम्हारे अलावा क्यों? हैरान हुए। खास लोगों को याद किया जाता है इसलिए। वो कहकर हंसती। इसकी हंसी में घुली महरूमियत पर वो एक साने को चुप हो गया। इसकी तसल्ली के लिए भी वो नहीं कह सकता था कि इसने वाकई से मिस किया था। कल का रवैया इसके सामने था। वो किसी तरह भी इसका यकीन नहीं करती। सबको याद किया था और पर कमी तो महसूस होती है। अच्छा ये बात सच सच बताएंगे? इसने एक्साइटेड होकर इसका हाथ थाम कर बातें लेना चाहा। क्या भाई, वादा ना भी लो तब भी बंदा सच ही बोलेगा। इसने मुस्कुराते देखकर इसके दिल का बोझ हट गया था। आपको इस दिन गुस्सा मेरी अचानक आमद पर आया था ना? इसने इसके बदलते रंग देखते हुए पूछा। ऐसा नहीं है, अब्बू की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती। मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि वो मुझे फ़ोन भी कर सकते थे, मैं आकर तुम्हें ले आता। इन्होंने ख्वामखा इतनी जहमत की। वो सरासर बात बना रहा था और वो बच्ची तो ना थी कि इसके झूठ को ना समझती। दरअसल आप मारिया की मंगनी पर नहीं आए थे, इसलिए मामू थोड़ा खाइफ हो गए थे। इंसान नई जॉब से लगता है तो इसे इतनी आसानी से छुट्टियाँ नहीं मिलती है। बब्बू को कैसे समझाया जाए? वैसे कायल करने की कोशिश कर रहा था। ज़ुबारिया जूँ ही उठी मताहिर ने इसका बाजू पकड़ कर इसे बिठा लिया। मुझे डिस्टर्ब करके कहाँ जा रही हो? देख लो, मुलाजिम क्वार्टर में चले गए तो लाइट्स चेक करके आ जाऊँगी। दरवाज़ा लॉक है या नहीं? शाल ओढ़ कर जाओ, बाहर बहुत ठंड है। इसने इसे मतवज्जा किया। स्वेटर पहन रखा है मैंने। वो अपना बाजू छुड़ाकर बाहर निकल गई। कभी कभी इसके अपनायत भरे अंदाजे से बहुत खौफजदा करते थे। अगर वो इसके इसी अंदाज की आदी होगी तो वो फिर इसके अजनबी सर्द रवैये से बहुत तकलीफ तो दुख देंगे। अब तो वो इसके इन्हीं रवैयों की आदी थी। ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी। वो अपने आप को समझा लिया करती थी। कमीना मारी, हमारे अच्छे दिन रुखसत हो गए। जूबी के जाने से कितनी वीरानी हो गई है। जुबैरिया ने इसके कंधे से लगकर बैठते हुए उदासी से कहा। अभी मैं हयात हूँ, लड़की वीरानी क्यों होने लगी? वलीद ने सिटिंग रूम में दाखिल होते हुए वक्त इसकी बात सुनकर जवाबन कहा। तुम कोई जूबी हो जिसे देखकर खुश हो? भाभी ना सही, वलीद रिजवी सही, तुम्हारा ताबनाक मुस्तकबिल। इसने शरारत से आंखें घुमाई। ताबनाक या तारीख क्यों होने लगा? खुदा ना ख्वास्ता, वो बुरा मानकर बोला। तुम ऑफिस की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। चचा जान कह रहे थे कि अगर इस नालायक की यही हरकतें रही तो मैं इसे ऑफिस से निकाल बाहर करूंगा। जवेरिया ने मुंह बनाकर कहा। तुम्हें किसने बताया? इसने मासूम बनी मारिया को घूरा क्योंकि ये बात रात 12 बजे इसकी दोस्त के घर से वापसी पर हुई थी और इस वक्त जवेरिया यहाँ नहीं थी। मैंने तो नहीं बताया। सच वलीद इसके पास सलेमानी टोपी है, इसे पहन के रात को घर का चक्कर लगाती फिरती है। इसने किस्सा खुद देखा था अपनी गुनाहगार आंखों से। मारी, यू चीटर, कौन सी टोपी की बात कर रही हो? और ये किस्सा क्या है? तुमने खुद ये बात सुबह बताई थी हंस हंस कर। जवेरिया ने हैरान होकर कहा। मारिया ने वलीद की खूनख्वार नज़रों को देखकर इससे कहा। तुम्हारा नाम जवेरिया किसने रखा? हूर होना चाहिए था। इतनी मासूम हस्ती सिर्फ वही हो सकती है। इसके लफ्ज़ों पर जवेरिया समझ कर दांत खोलने लगी।
तुम मेरी चुगलियाँ लगाती फिरती, शर्म तो नहीं आती? चुगली वो होती है जिसमें सिर्फ गलत बयानी से काम लिया जाए, जबकि मैं तो हरफ ब हरफ सच बता रही थी। ये बताना भूल गई कि अब्बू ने नाखलफ कहकर इसका कान भी मरोड़ा था। वो कहकर फ़ौरन फरार होगी, वरना वलीद के हाथों इसकी खैर नहीं थी। तुम क्यों दांत खोल रही हो? अभी तो भाभी की फ्राक में उदास हो रही थी। वो इसके हंसने पर जल ही गया। इस वक्त ये लतीफ़ा थोड़ी सुना था, वो मुस्कुराते हुए बोली। लतीफ़ा? कौन सा लतीफ़ा? वो गायब दिमागी से ठाला उठाते हुए बोला। वही नाखलफ वाला। चाचा को चाहिए तुम्हारे कान तोड़कर अपने पास ही रख लें, ताकि तुम ये नाफरमानियाँ करना छोड़ दो। वो इसे चिढ़ाते हुए बोली। तुम्हारे नुकसान है, बगैर कानों के दूल्हा तुम्हारे साथ सजता क्या कैसा लगेगा भला? खुश फहमियाँ और भी पड़े राहों में। वो इसे चिढ़ाती बाहर निकल गई। वो मुसलसल 2 दिन जल्दी आने का कहकर लेट आ रहा था। वो इस हसीन घर में जैसे किसी शोपीस का किरदार अदा करने के लिए रह गई थी। इसके धूप जाओ जैसे रवैये, यहाँ की खामोशी और अकेलेपन की अजियतनाक एहसास से वो अंदर ही अंदर टूटने बिखरने लगी थी। इसके नज़दीक इसकी अहमियत क्या थी वो इससे कहीं हर बात भूल जाता था। कभी अपनी ज़्यादती की तलाफ़ी करता और कभी इसकी भी ज़रूरत महसूस नहीं किया करता था। इसे देखते इसका गुस्सा उतर आया। आपकी ज़िंदगी में मेरा कहाँ हिस्सा है? कितनी अहमियत है और मैं आपके लिए क्या हैसियत रखती हूँ? क्या हुआ है? मैं पहले ऑफिस से थक कर आया हूँ। वो इसके बिगड़ने पर खफकी से बोला। क्यों नहीं चिल्लाऊँ? मेरे अंदर महरूमियों अजूरतियों की आग सी लगी हुई है। मैंने कहा था कि आप मुझसे शादी कर लें, या मैं जबरन आपकी ज़ात में बसता हुई थी? बेवकूफ़ी की बातें मत करो। इसने अपने आगे से हटाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। वो इसके पीछे ही कमरे में आई। वो ब्रीफकेस एक तरफ रखकर बैठ कर जूता उतारने लगा। तुम यहाँ खुद आई हो, मैंने बुलाया था। अगर तुम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती तो मैं टिकट मंगवा दूंगा। वो बेइतनाई से बोला। वो खाक होने लगी। वो ऐसे कभी कभी इसका वजूद मट्टी किया करता था। सिर्फ मैं ही क्यों कंप्रोमाइज़ करूँ? आप करने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने 1 साल आपके सदमोहरी बेइतनाई के कड़े मौसम गुजारे, कभी शिकवा नहीं किया, और ना ही मिस सहर अलवी के मुतल्लिक आपसे कुछ पूछा कि क्यों और कैसे वो आपकी इतनी मोहब्बत और चाहत के बावजूद आपकी ना हो सकी। महज इसलिए कि वो एक माजी थी और हालो मुस्तकबिल तो मेरी साथ से वाबस्ता था और है। फिर आप ऐसे मुकम्मल तौर पर फरामोश क्यों नहीं कर देते इसे? क्यों ये यकीन नहीं कर लेते कि वो आपका नसीब नहीं थी? नसीब बदला भी जा सकता है। इन्होंने सर्द लहजे में कहा। वो सुनाटे में घिरी खड़ी थी। तभी फ़ोन की बैल भी वॉशरूम में जा चुका था, इसलिए इसने अपने ऊपर ज़बत के करे पहरे बिठाते हुए इस रिसीवर उठाया। मताहिर से बात करवाएं प्लीज़। निस्वानी सिरीली आवाज़ पर वो संभली। वो आप कौन? मिस सहर अलवी बोल रही हूँ। इसने उन्हें 9 बजे फ़ोन करने को कहा था। अभी तक नीचे पहुँचे? अभी तक नहीं पहुँचे। वैसे आप कौन बोल रही हैं? इसने हैरान होते हुए इसका तारुफ चाहा, और वो तो इसके नाम पर ही बर्फ़ की तरह ठंडी हो गई थी। इसके बदले रवैये, झंझलाहट में सलूक, कतराया हुआ रहना, 1 महीने के सारे दिन इसकी आंखों के आगे से गुजरते चले गए। अभी थोड़ी देर पहले वो अपनी अहमियत और हैसियत कैसे यकीन चाह रही थी, इसे कॉम्प्रोमाइज़ पर आमादा कर रही थी। इससे फ़ोन ने साबित कर दिया कि इसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं थी। सिर्फ शहर थी जो शहर की तरह इसके हवासों पर तारी थी, किसी तेज़ असर खुशबू की तरह जो वह हवासों को मुअत्तल कर देती थी। आपने बताया नहीं आप कौन बोल रही हैं? इसकी तवील खामोशी पर टोकते हुए बोली। मैं ज़ुबारिया मताहिर बोल रही हूँ। इससे कुछ कहना ही था। तुम लाहौर कब आई? मैंने मताहिर को मना किया था तुम्हें यहाँ बुलाने को। वो ये इतला पाकर फ़ौरन भड़क उठी। इसके मुस्तहकम अंदाज पर इसके अंदर ज़बरदस्त चोट पड़ी। तुम कौन होती हो मना करने वाली? जब अपनी हैसियत और मुकाम का तयन कर लो, इस वक्त ये नखरा दिखाना। इसने नफ़रत से कहते हुए रिसीवर क्रेडल पर पटका और वो खोलती हुई कमरे से बाहर आ गई। इसे देखकर इसका झहलाना और कड़ी बातें, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे वो जो वो भुला देती, तो ये वजह थी। पहले दिन मुझे देखकर गर्म होने की, वो जले पाँव की बिल्ली की तरह अपने दिमाग को ठंडे करने के लिए इधर से उधर टेरेस पर टहलने लगी। तो वजह तब्दीली कोई और नहीं, सहर अलवी थी। जब ये जा चुकी थी तो अब वापस कैसे आई, क्यों आई? इसका अंदाज़ तफाकर बताता है कि वो जो कहती है होगी मताहिर वही करते होंगे। मैं तो इनकी ज़िंदगी में पहले भी कहीं नहीं थी, और अब इसके अंदर ही कहीं आंसू बरसने लगे। मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 1 घंटे तक आ जाऊँगा। वो खुशबुओं में बसा बेहतरीन सूट पहने मुकम्मल तैयारी के साथ इसके सामने आ खड़ा हुआ। इसका वजूद जैसे धड़ाधड़ जलता जा रहा था। इस शख्स ने इसकी इज्जत वकार सबको 2 कौड़ी का करके रख दिया। क्या कमी थी इसमें? मोहब्बत, वफा, इखलास, शराफत। फिर भी वो इस कमज़रफ औरत की तरफ दौड़ता था जो पहले इसे रद्द करके जा चुकी थी, इसे छोड़कर जा चुकी थी। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो एक यकटक टेरेस की रेलिंग से लगे देखकर मतवज्जा करने के लिए बोला। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ से आपकी वापसी कभी नहीं हो सकती। इसने 1 साल में जो तशनगी पाई थी, इन महरूमियों ने इसके अंदर आग लगा रखी थी। वो जल रही थी तो कैसे इसकी टेंशन महसूस ना करता? क्या मतलब है? कहाँ जा रहा हूँ मैं? इसने झटके से इसका बाजू पकड़कर इसे अपने मुकाबिल किया। इसका ये सर्द रवैया बहुत अजनबी था। मतलब आप क्या पूछेंगे मुझे पूछना आपसे। ज़ुबारिया, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ, मुझे देर हो रही है। वो नागवारी से कहकर मुड़ा तो वो भागकर इसके सामने ही। आप देर की बात करते हैं, आपको देर हो चुकी है, हर मामले में, हर जगह पर, हर फैसले में। तुम यकीनन ठीक नहीं हो। उसने परेशानी से इसका हाथ थाम कर चेक किया। ठीक तो मैं अब हुई हूँ। इससे पहले कि मैं खुशफहमियों के शहर में डूबी, बड़ी उम्मीद थी कि आप आज नहीं तो कल ज़रूर लौट आएंगे। अब भी थोड़ी देर पहले मैं आपसे अपनी हैसियत मुकाम का तयन जा रही थी, और अब मुझे मालूम हो गया कि हैसियत मुकाम अहमियत ये सब तो सिर्फ एक लफ्ज़ से जुड़े होते हैं, और वो हरूफ मोहब्बत कहलाता है, जो अगर कोई शख्स कहीं किसी पर लौटाए तो फिर तमाम ज़िंदगी से इस खाली फ़र्द के साथ बसर करनी होती है। आपका वजूद इस शख्स की ज़िंदगी में किसी शो पीस की तरह होता है। जब तक इसके होते हैं
इसकी ज़िंदगी में किसी बेजान मूर्ति की तरह सजे रहते हैं। टूट जाए तो इस शख्स को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता और ना ही एहसास होता है। वो जल रही थी, इसके लफ्ज़ों की तपश वो महसूस कर रहा था। वो इसके एहसासातों जज्बात को मुजरिम था और नहीं मेरी जान बैठ जाओ, ये ले लो। इससे वो बहुत शर्मिंदा और शर्मसार वो सर झुकाए मुड़ा और फिर टेरेस पार करके अंदरूनी कमरे में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार गेट से बाहर निकल रही थी। वो कमरे में आकर बेड पर गिरकर रोने लगी। इसके अंदर का शोर, वहशत, जुनून सब आंसू के रास्ते पानी बनकर बह गिर रहे थे। इसे कोई कब रोक सकता था? वो भी चुप हो गई, मगर आंसू अब भी सुर्ख आंखों से कतरा कतरा निकलकर इसके गालों को भिगो रहे थे। तभी फ़ोन की बेल बजने लगी। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था और आंखें मुसलसल रोने से जल रही थी। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, मगर मुसलसल बेल पर इसे रिसीवर उठाना पड़ा। दूसरी तरफ आमना बेगम वालदा थी। तुम कैसी हो बेटे? मैं यहाँ तुम्हारी कमी महसूस कर रही हूँ। इसका दिल चाहा चीख चीख कर रोने लगे। मेरा भी यहाँ दिल नहीं लग रहा, मैं जल्द आ जाऊँगी आप लोगों के पास, इसने हथेलियों से आंसू पोंछते हुए कहा। तुम रो रही हो? वो घबराई। इसकी आवाज़ इनका दिल खींच रही थी। नहीं, बस जरा गला ख़राब है, इसलिए आपको महसूस हो रहा है। वो इन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती थी। अपने प्यो ਨੂੰ दुख दे जाके ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ कि ਜਿਹੜਾ ज़ुबान दे ज़ुबान ਕੱਟ के ਸੁੱਟ पे ਹੁਣ अपनी, जिसकी खातिर बेटी इतने दुख उठा रही है इस ज़ुबान की खातिर। अपना ख्याल रखा करो, मुताहिर के बगैर यहाँ आने का सोचना भी मत। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे अब्बू कितने असूल परस्त हैं। तुम्हारी ये जज्बाती बातें इन्हें गुस्सा दिलाएंगी। वैसे भी शादीशुदा बेटी का असल घर इसके शौहर का ही होता है। अपने दिल को लगाने की कोशिश करो, कोई ऐसी बात ना होने देना कि हम तुम्हारे हवाले से कुछ सुनना पड़े। आहो ख़त्म हो जाए उत्थे मेरे मुँह से सुनती हैं। अब तुम मेरी बेटी हो, साबिर व बाहिम्मत। वो हमेशा की तरह से नसीहतें कर रही थी, फिर लाइन कट गई। वो रिसीवर क्रैडल पर रखकर वॉशरूम में गई और मुंह पर पानी के छपके मारने लगी। इतनी सख्त सर्दी के बावजूद इसका वजूद आग बना हुआ था। हाँ, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, साबिर और बाहिम्मत। मुझ में बहुत बर्दाश्त है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़ियानी की आफत में हंसती चलेगी। बीबी जी, आपकी तबीयत ठीक है? जीरत इसकी आवाज़ पर दौड़ी चली है। इसने इसके एक माह के मुख्तसर अरसे में से सिर्फ मुस्कुराते नहीं देखा था कि जाके वो कह के लगा रही थी, मेरी तबीयत को क्या हुआ, ठीक हूँ। कभी कभी अंदर का गुबार लगाने के लिए अपने ऊपर भी हंस लेना चाहिए, इससे कम से कम इंसान पागल नहीं होता। इसने आंखों को रगड़ते हुए तलखी से कहा तो उल्टे कदमों बाहर निकल गई। तुम ज़ुबारिया मताहिर नहीं हो, बल्कि ज़ुबारिया वक़ार हो, जो बहुत मजबूत, पुरअज़म और पुरुमीद थी। आईने में इसके अक्स ने इससे कहा, मैं ज़ुबारिया मताहिर, मैं ना ज़ुबारी मताहिर ना ज़ुबारिया वक़ार। मैं शीशे की वो औरत हूँ जो टूट कर बिखर चुकी है और इसे कोई समेटने वाला नहीं। इसका वजूद रोने लगा। वो गुमसुम अपसेट सी कैफियत में रेस्टोरेंट पहुंचा था। शहर का हसीन चेहरा वारफ्त की और मुस्कुराहट भी इसके मलाल को कम ना कर सकी। वो इसे यही लाहौर में मिली थी। इसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ली थी। लानती कमीना, तेरे ने ही औरत सूट कर दी, चवल आदमी। ज़हनी हमांगी ना होने और घरेलू झगड़ों के बायस वो वापस अपने मैके लौट आई थी। एलवी साहब लाहौर शिफ्ट हो चुके थे। शहर की शादी के बाद इसने कभी इनके मतलब जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए जब वो लाहौर में जॉब के सिलसिले में आया तो यहाँ शहर को देखकर हैरान हो गया। मुलाकात हुई और पुरानी मोहब्बत की तजदीद की गई। वो इसके ऑफिस में बतौर सेक्रेटरी काम कर रही थी। जॉब अपने आप को मसरूफ़ रखने और शौकिया की थी और यही जॉब इसकी मुलाकात का बहाना बन गई। तो इसकी मोहब्बत में डूबकर इसने सब कुछ भुला डाला। वो इसके वजूद का वो दुखता हुआ हिस्सा थी जो इतने सालों बाद अब ठीक हो रहा था। मारिया की मंगनी के सिलसिले में रिजवी साहब ने फ़ोन किया तो इसने खबर इसे भी सुनाई। शहर ने सख्ती से जाने से मना कर डाला। वो इसकी बात को रद्द भी कर सकता था, मगर नया नया खुमार और मुलाकात का नशा था, इसने जॉब का बहाना बना दिया। शहर इसे इसलिए रोक रही थी कि कहीं इसकी मोहब्बत का असर कम ना हो जाए, ये दूरी फासले हाइल ना कर दे, वो अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जा ना हो जाए, इसलिए इसने सख्ती से इसे मना किया था। ज़ुबारिया को यहाँ बुलाने के मसले मगर इसने बाद में रिजवी साहब ले आए थे। क्या बात है, तुम कुछ अपसेट लग रही हो? आखिरकार उसका रवैया भाप गई। कुछ नहीं, बस यूँ ही थकन हो रही है। इसने इस तरह कैफियत में माथे को मसला। तुमने इसको क्यों बुलाया जब मैंने तुम्हें मना किया था? वो खुद से लहजे में गोया भी। तुम्हें किसने बताया? वो चौंक गया तो वो मुख्तसर लफ्ज़ों में फ़ोन का हवाल बताने लगी। इंतहाई बदतमीज़ मिजाज है तुम्हारी बीवी, बात करने का भी सलीका नहीं। वो सख्त तपी हुई थी। ज़ुबार की ऐसी नहीं है, शायद गुस्से में कुछ कह दिया। वो दिल की बहुत अच्छी है। मताहिर ने ठंडे लहजे में इसकी बात रद्द की। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। बहरहाल तुम कब तक इसे फारिग कर रहे हो? वो यूँ कह रही थी जैसे वो इसके हुक्म के ताबे हो। मेरा ऐसा कोई फजूल प्रोग्राम नहीं। वो सर्द लहजे में बोला। व्हाट? तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वो तनक उठी। बेशक, मगर इसमें कहाँ ये मतलब निकलता कि मैं ज़ुबारिया को छोड़ रहा हूँ? मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें ये शर्त पूरी करनी होगी बीबी। तो मैंने फ़राज की भी बर्दाश्त नहीं की। वो इंतहाई तनफ़्फ़ुर से बोली। मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें ये शर्त हटानी होगी। मैं अपने वालिदैन को हर्ट नहीं कर सकता, वो इसे बहुत चाहते हैं। वो दो टोक अल्फाज में बोला तो वो पुरसोच नज़रों से उसको देखने लगी। फिर ठहर कर जबत करके बोली, ठीक है, फिर इसे वापस कराची भिजवा दो, वो यहाँ नहीं रहेगी। मैं इस घर में जहाँ तुम हो और मैं होंगे इसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। और ज़ुबारिया, इसका नाम इसके होंठों पर आकर धीमा पड़ गया कि इस जुर्म गुनाह की तरह। कहा तो है कि इसे अपनी फैमिली के पास कराची भिजवा दो। मैं इसके साथ मिलकर नहीं रह सकती। इम्पॉसिबल। इसका रवैया बदला नहीं था। वही फैसला सुनाने का कतई खुदगर्जाना अंदाज और कम ज़र्फ सोच। तो मैं तो कहती हूँ डाइवोर्स दे ज़ुबारिया को, तो करते। तू बंदा ना इसी तरह की औरत को डिज़र्व करता है।
वो मेरी बीवी है सहर, मैं इसे किस तरह नज़रअंदाज कर सकता हूँ। मैं ताहिर की आंखों में अभी थोड़ी देर पहले का मंजर घूम गया, इसके लफ्ज़ों से टपकता दुख जिसे वो अपने अंदर महसूस कर रहा था। लानती कमीना, और मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? इसके लहजे में बरहमी छलकने लगी। जुबारी के सिलसिले में इसका जज्बाती होने से कतई पसंद नहीं आया था। वो तो इसकी हर बात मान लिया करता था, फिर आज इतना एहसास क्यों हो रहा था? क्यों इसकी फिक्र कर रहा था? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और तुम चाहते हो कि हमारे रास्ते एक हो, तो तुम्हें एक फैसला करना होगा। पहले तो शायद मैं इसके साथ रहने पर मजबूर भी हो जाती, मगर तुम्हारा रवैया इसके सिलसिले में इंतहाई जज्बाती है और कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो बटे हुए मर्द को अपनाए। सोच लो अच्छी तरह, जुबारी को डाइवोर्स देकर ही तुम ये ताल्लुक कायम कर सकते हो। ये सरासर ज्यादती है सहर, तुम मुझ पर दबाव डाल रही हो। वो दबे दबे लहजे में चिल्लाया। तुम पर कोई प्रेशर नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो या तो शादी नहीं करती, या अगर कर लेती तो फिर निभा देती, बटी हुई जिंदगी नहीं गुजारती। वो गुस्से से सुरख चेहरे के साथ उठ खड़ी हुई। अगर ऐसा था तो फिर फराज के साथ क्यों ना निभा किया तुमने कभी पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं, वरना वो दर हकीकत हमारी लहदगी की वजह ये एक औरत थी। वो चाहता था मैं कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन मैं क्यों इस औरत का साथ कबूल करती जो शक्ल सूरत के अलावा हर लिहाज से मुझसे कमतर थी। फिर भी इस शख्स ने इसे मेरे बराबर ला खड़ा किया, मुझे मेरी ही नज़रों में हकीर और छोटा कर दिया। मुझ में क्या कमी थी जो दूसरी औरत की तरफ बढ़ा, इसकी ख्वाहिश की, और जब मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी तो फिर मेरी तलब के सवाल कहाँ पैदा होता था। इसलिए मैंने फ़ैसला ले लिया। सहर, तुम बहुत शिद्दत पसंद हो, ज़िंदगी यूँ नहीं गुजरती। मताहिर को हकीकतन अफसोस हुआ, इसमें बर्दाश्त का ज़रा बराबर भी ज़र्फ नहीं था। वो किसी तरह भी जुबारिया का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लान दिया फिर तुम चवल आदमी तो यही डिज़र्व करता है, इसी औरत को तो डिज़र्व करता है, तो डिज़र्व ही नहीं करता जुबारिया को। जुबारिया तो चाहिए था तो लानत भेज गई थी हो जावे। तो मैंने लगता है एज़ यूजुअल नॉवेल्स की में जो हीरोइंस होती हैं वो तो देवियाँ होती हैं, तो उस ऐसी देवी ने भी तेन जल्दी माफ़ कर देना, तो फिर मेरे को इन्हें भी सुननी है। मैं समझती हूँ ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे हंस खेल कर इंजॉय करके गुजारना चाहिए, और जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं। मैं तुम्हारे फ़ोन की मुंतज़िर रहूँगी। अगर फ़ैसला मेरे हक़ में नहीं भी हुआ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। याद रहे मैंने एक बार तुमसे कहा था कि मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ, और आज भी मेरी हकीकत पसंद नहीं बदली। पसंद इंसान ज़िंदगी में कई लोगों को करता है, मगर मोहब्बत शायद कहीं नहीं है। वो हौले से कहती, पर्स और चाबी उठाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ से बढ़ गई। तुम बहुत बदकिस्मत हो सहर, मोहब्बत बहुत आला वरफा जज्बा है और बहुत कम लोगों का नसीब बनती है। 2 बार मोहब्बत खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर, अगर तुमने इसे अपनी खुद गर्जी और कमजरफी की नज़र कर डाला। ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़िंग ना हो तो ये रुक जाती है और ठहर जाती है, और एक दिन ख़त्म हो जाती है। ये बात वक्त तुम्हें खुद समझा देगा। वो बोतल जहन लिए घर लौटा। जुबारिया सो चुकी थी, इसने कपड़े चेंज किए और आकर अपनी जगह पर नींद दराज हो गया। जुबारिया इसकी आमद से पहले वो अमूमन सोया नहीं करती थी। इसी यकीन पर मुताहिर ने इसे पुकारा। इसका यकीन ऐसा गलत भी नहीं था। वो खामोशी से करवट लिए लेटी रही, कतरा करता आंसू आंखों की दहलीज से निकलते तकिए में जज़ब होते रहे, मगर इसने पलट कर इसे जवाब नहीं दिया। लानती, पहले बार भी खे खा के आ गया तो वो अंदर आके भी बीवी दी टेंशन में बीवी भी चाहिए है। कमीने चबल आदमी। मुझे मालूम है तुम सो नहीं रही, मुताहिर ने इसके शाने पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मगर मैं सोना चाहती हूँ हमेशा के लिए, ताकि आप कोई फ़ैसला कर सकें। वो आंखें आंचल से रगड़ती उठ बैठी। फैसला मैंने कर लिया, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंतहाई संजीदा था, अपनी जगह पर वो होंक बनी बैठी रहेगी। तुम अपना सामान जो कराची से लाई थी पैक कर लेना, मैं तुम्हें टिकट मंगवा दूंगा। वो ठंडे सर्द लहजे में बोलता, इसकी रगों में बर्फ़ उतार रहा था और इसकी मोहब्बत, वफा, खलूस का सिला वो अलहदगी की सूरत अता कर रहा था। कौन कहता था कि अगर किसी को मोहब्बत दी जाए तो जवाबन में मोहब्बत ही मिला करती है। खलूस मोहब्बत के बदले मिलकर रहता है। इसकी तो वफा भी काम नहीं है। इसने अपने लिए ऐसी औरत को चुना जो कल इसे धुतकार गई थी, और वो जो इसने इसे जीने के लिए दिन रात अपने आप को मिटाया, इसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं थी, किसी हिस्से में नहीं थी, किसी जगह पर नहीं, किसी गोशे में नहीं। इसे यूँ गुमसुम जर्द रंगत के साथ बैठे देखकर मुताहिर ने इसे शानों से पकड़ कर झंझोड़ा था। लानती कमीना, तुम ठीक तो हो ना? जुबारी ने खाली खाली पिरान आंखों से अपने नज़दीक बैठे मुताहिर रिजवी को देखा। आपको यही फैसला करना था? आपकी ज़िंदगी का हासिल सहर अलवी थी जिसे आपने चाहा, और आपकी ये सच्ची मोहब्बत ही थी कि वो वापस लौट आई। जुबारिया वकार कहाँ थी आपकी ज़िंदगी में, जिसके लिए आप चंद घड़ी को सोचते अफसोस करते? वो तो आपकी ज़िंदगी में होते हुए भी कहीं नहीं थी, और जो कहीं थी ही नहीं, इसके लिए किस बात का अफसोस मिला? ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो इसके लफ्ज़ों पर हैरान हुआ। मैं बिल्कुल ठीक समझी हूँ, बस इतनी वजाहत फरमा दे कि कराची जाकर मैं कहाँ ठहरूँ, अपने मैके या ससुराल? वजाहत की ज़रूरत है, इन्होंने अपना मखसूस जुमला बोला। बिल्कुल, ताकि मुझे अपनी हैसियत का तयन करने में आसानी हो। इस वक्त वो इन्हें खुदसरी की इंतहाई मंजिल पर नजर आई। इस मौजू पर सुबह बात करेंगे, तुम इस वक्त अपने हवासों में नहीं हो। वो सोने के लिए अपनी जगह पर आ लेटा। तमाम बातें ख़त्म हो जाने के बाद आपके हाथ में कोई ऐसा कार्ड नहीं है कि आप खेल मज़ीद जारी रख सकें। और रह गई हवासों की बात, अगर मैं जुबारिया वकार ना होती तो ज़िंदगी गंवा चुकी होती। इसके लफ्ज़ों में अंगारे चटक रहे थे। वो अपनी जगह पर लेट गई और आंखों पर बाजू रख लिया। इसके अंदर जितना गुबार भरा था इसने काफ़ी हद तक इसे निकाल बाहर किया। फिर भी दिमाग गर्म हो रहा था और जी चाह रहा था कि अपने वजूद को सबको आग लगा डाले।
सामान ही कितना था, इसे वक्त लगता, वो बहुत कम सामान लाई थी, महज एक बैग साथ था। चंद सूट यहाँ आकर जो बनाए थे वो भी साथ ले जाने की इसने जहमत नहीं की, क्योंकि पहनने की नौबत ही नहीं आई थी। वो दोपहर तक इसका टिकट आ चुका था। माँ की नसीहतें, हदायतें वो सोचती रही, अपने अंदर को समझाती। रात इसने इस कदर आंसू बहाए थे कि अपना तो दिल रो रहा था और ना ही आंखें। वो अजीब बेहिस ठंडे अंदाज में नजर आ रही थी। ना इसके चेहरे पर अपनों से मिलने की कोई खुशी थी और ना ही मताहिर के अचानक फैसले पर कोई रद्द-ए-अमल का इजहार। ये सारी गिफ्ट तुम इन लोगों को अपनी तरफ से दे देना। इसने दूसरे बैग की तरफ इशारा किया जो तोहफ़ से भरा हुआ था। मैं जल्द आने की कोशिश करूँगा। इसकी तवील खामोशी पर इसने सकूत तोड़ने की गर्ज से कहा, तुम नाराज़ हो? इसकी कलाई पकड़कर इसे रोकते हुए बोला तो वह नफ़ी में सर हिलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। इस शख्स को देखकर इसके मलाल गहरे होने लगते थे। अपनी रायगा ज़िंदगी का दुख बढ़ जाता था। एयरपोर्ट जाने से पहले इसने खाना भी नहीं खाया। सुबह इसने नाश्ता भी नहीं किया था। मताहिर के इसरार पर इसने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। कल रात की गिरिया वजारी से इसकी आंखें अभी तक सूजी हुई थी। अंदर की उदासी ने इसके सारे वजूद को अपने घेरे में ले रखा था। एयरपोर्ट पहुंचते तक इन दोनों के दरमियान खामोशी की फिजा कायम रही। डिपार्चर लाउंज में फ़्लाइट की अनाउंसमेंट के साथ मताहिर ने जुबारी से कहा, मैंने घर फ़ोन कर दिया, वलीद और अब्बू तुम्हें एयरपोर्ट लेने पहुँच जाएंगे। इसने वजाहत कर दी थी इसे कहाँ जाना था और किस जगह रहना था। अभी इंतहाई फैसले की नौबत नहीं आई थी। फिक्र न करना, मैं जल्द कराची आ जाऊँगा। इसने इसका नरम हाथ को गर्म जोशी के साथ अपने मजबूत हाथ में जकड़ते हुए कहा। जुबारी ने नरमी से अपना हाथ छोड़ा और फिर जाने से पहले पलट कर बोली, कल रात मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी की, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसकी उदास आंखों में न जाने क्या था। वो गुमसुम कैफियत में वहीं खड़ा इसे लोगों के हजूम में गायब होता देखता रहा। चवल आदमी, नैश आदमी। रिजवी साहब ने किस तरह सबको समझाया, कायल के इस मामले से कोई गर्ज नहीं थी। फ़ोन पर मुताहिर से इनकी बात हुई थी, इसलिए जुबारी से पूछने की वजह सभी इनसे पूछ रहे थे। इसने जुबारी को वापस क्यों भेज दिया? इसकी वापसी ने तहरीम के चेहरे की जगमगाहटें बढ़ा डाली थी। न जाने कैसे लोग होते हैं, दूसरों को तकलीफ में देखकर खुश होते हैं। वो इन्हें देखकर यही सोच रही थी। भाई ने तुम्हें वापस क्यों भेज दिया? मारी इतने दिनों से उलझी हुई थी, आखिरकार पूछ बैठी। वो खुद भी आने वाले, फिर पूछ लेना इनसे, वो कहकर जबरन मुस्कुरा दी। जुबारी के बगैर दिल थोड़ी लगेगा इनका वहाँ। जवेरिया ने माहौल चेंज करना चाहा। वो तुम्हारे साथ भी आ सकते थे, मारी ने अपनी उलझन बताई। ऑफिस में काम था, फारिग थोड़ी होते हैं। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जुबारी ने इससे पूछा। इन मोहतरमा को जल्दी महज इसलिए हो रही है कि चचा जान ने कहा कि मताहिर भाई के आते शादी की तारीख रखेंगे। जवेरिया ने इंकशाफ किया। वाकई? मगर अहमद ने तो फ़ोन पर कोई जिक्र नहीं किया। रात को इसकी अहमद से फ़ोन पर बात हुई थी। घुन्ने पूरे इसकी तरह। जवेरिया ने मज़े से मारी के बदलते रंग को देखकर कहा, घुन्ने किसे कहा तुमने? वो आस्तीने चढ़ाकर इस पर चढ़ दौड़ी। सोच लो, वलीद को कहूँगी तब भी तुम्हें बुरा लगेगा। इसने शरारत से आंखें घुमाई। न जाने अम्मी ने क्या देखा तुम में, सवाए चलाकियों के है ही क्या? मारिया ने जलकर कहा। चची जान ने वही देखा जो अहमद को तुम में नजर आया। वो मेरी अम्मी है जनाब, मासूम प्यारी भोली भाली सी, फ़ौरन धोखा खा जाने वाली। मारिया चमक कर बोली, तुम्हारा भाई कहाँ का शहजादा आलमगीर है? कर लेती किसी और से। वो भून कर खड़ी हो गई। आलमगीर की बजाय वलीद कहती तो ज़्यादा बेहतर था। शहजादे वलीद के लिए लड़कियाँ कम थी क्या? वलीद ने दरवाजे पर खड़े खड़े गोहर अफशानी की। जी जी, एक ज़माना आपके फ़राक में तड़प रहा था। वो सुलग ही गई। ये तो खासा बड़ा झूठ हो जाएगा, थोड़ा कम कर लो। वलीद ने संजीदगी से कहते हुए गर्दन हिलाई। ये जुबारी की हिम्मत है कि तुम्हारे जैसे चीटर देवर और नंद के बीच गुजारा कर रही है। तुम्हें भी यहीं आना है वलीद हंसा। ख्वाब देखते रहो बस। वो ने खुद से बोली, ये ठीक कह रहे हैं। खैर है जवेरिया, आज बड़े बड़े मामू से शाम में तुम्हारी भी शादी की बात करेंगे। वो कह रहे थे कि मारिया के जाने से हमारा घर सूना हो जाएगा, इसलिए इससे पहले जुबारिया बात कंप्लीट करती जवेरिया दरवाजे की तरफ भागी जहाँ पहली वलीद विराजमान था। अब कहो क्या कहती हो? वो इसके सुर्ख चेहरे को दिलचस्पी के साथ देखते हुए बोला। मुझसे बात मत करो, हटो आगे से। वो झंझलाई से बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि इसके सफाई के साथ इस मौजू की तरफ धकेला गया है था। थोड़ी देर तो बैठो भाभी, इतनी जल्दी क्या है? मारिया मुस्कुराते हुए वलीद के बाजू से लगकर खड़ी होगी। भाई तंग मत करो मेरी देवरानी को। जुबारिया ने आगे बढ़कर इसे पिचकारा। जूबी तुम भी? वो रोहान सी हुई। मेरा भाई बना है दूल्हा और फूल खिले सेहरे के। वो गाने का बेड़ा गर्क करते हुए गुनगुनाई। आगे भी तो बोलो, जुबारिया ने इसके ठहरने पर कहा। आगे गाना सनसर हुआ जाता है। इसकी बात समझकर वो सब हंसती है। तुम कहाँ होते हो, मिलते ही नहीं। सहर ने मताहिर को ऑफिस में घेरते हुए शिकवा किया। मैंने रिज़ाइन दे दिया, मैं कल कराची वापस जा रहा हूँ। इसने संजीदगी से कहा। शुक्र है कल शरीफ से कोई गल नहीं। चवल आदमी ने रिज़ाइन? मगर क्यों? वो सवालिया निशान होगी। इसकी मोहब्बत चाहत के सबका तेज़ असर खुमार उतर चुका था। मैं समझता था कि तुम मेरी मोहब्बत चाहत और शायद सब कुछ हो, और तुम्हारी खातिर मैं जुबारी का दिल दुखाता रहा। और ये भी हो सकता था तुम्हारी मोहब्बत के खुमार में गुम होकर मैं जुबारी को हमेशा के लिए छोड़ने का भी भूल कर डालता। मगर इस दिन हकीकतन तुम्हारे लफ्ज़ों ने मुझे आईना दिखा और ये समझाया कि तुम्हारे नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे वजूद की अहमियत है। बाकी लोग जब तक तुम्हारी रज़ा में खुश है तुम इनसे खुश रहोगी, और जब वो तुम्हारे फैसले से इनहराफ की कोशिश करने लगेंगे तुम इनसे मुँह फेर कर चल दोगी। ये मोहब्बत नहीं होती,
मोहब्बत बगैर किसी गर्ज मतलब और सौदे की होती है बेटा, ये छोड़ी। हाँ चलो। और जो लोग मोहब्बत में सौदों का हिसाब रखते हैं वो मोहब्बत नहीं कारोबार करते हैं। तुम कारोबारी ज़हनीत रखने वाली ऐसी खुदगर्ज और मतलब परस्त लड़की हो जिसकी तलब किसी को नहीं हुआ करती, और अब मुझे भी तुम्हारी तलब नहीं है। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो, इसके लफ्ज़ों पर खाकी हो गई। अगर तुम्हारे मतलब सच कहना तौहीन है तो यही समझ लो। वो सदमोहरी से कहता ग्लास टेबल से अपनी चाबियाँ और वॉलेट उठाकर ऑफिस के दरवाज़ा खोलता बाहर निकल गया, और इसके पीछे वो धुआं धुआं चेहरा लिए खड़ी रह गई। ये पहला शख्स था जिसे इसकी तलब नहीं थी, और वो इसके तलब में ये कहने आई थी कि इसे ज़ुबारी का साथ कबूल था। वो तो इसके कहने के मुताबिक कंप्रोमाइज़िंग के लिए भी तैयार हो गई थी, मगर शायद बहुत देर हो चुकी थी। शुक्र है अक्ल आई, चल। और फिर खिलाफ तवक्का वो अचानक ही अपने सामान के साथ चला। इसने रिज़ाइन कर दिया था और अब इसका इरादा रिजवी साहब के साथ मिलकर इनका कारोबार संभालने का था। ये बात 15 रोज़ पहले डिसाइड हो चुकी थी जब ज़ुबारिया को कराची भेजा गया था, मगर वहाँ कुछ काम अधूरे थे और फिर वो सबको अचानक अपनी आमद से सरप्राइज़ भी देना चाहता था। इस प्रोग्राम से सिर्फ रिजवी साहब आगाह थे और इन्होंने ये खबर किसी को बताई नहीं थी। इसके रिज़ाइन की खबर ने तभी के चेहरों पर रौनक दौड़ा डाली थी। इसे सब कुछ अपने कानों में सुनकर भी यकीन नहीं आ रहा था। क्या दुआ में इस्तिजाब होने का वक्त आन पहुँचा था? क्या इसकी रियासतों वफ़ाओं मोहब्बतों को आखिरकार सहर अलवी के सहर को तोड़ डाला था और वो लौट आया था? रात को मैं ताहिर इससे कह रहा था, वजाहतें वो दिया करते हैं जो झूठ बोलते और धोखा देते हैं। मैं और मेरी सच्चाई के लिए बस ये सुन लो कि मुझे तुम्हारी तलब, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी वफा यहाँ तक खींच लाई है। इतने दिनों से वो खोखले कहके लगाकर खुद को सबकी नज़रों में खुश जाहिर करती आई थी। महज इसके लिए को अपने दुखों की तशहीर की वो कभी सिरे से कायल ही नहीं थी, मगर आज इसके लफ्ज़ों में सच ने इसे अपनी नज़रों में बड़ा ऊंचा और मोहतर कर डाला। ये इसकी मोहब्बत की जीत थी जिसने मताहिर से सहर अलवी की तलब को छीन लिया, और आज वो मुकम्मल तौर पर इसका था। अम्मी ठीक कहती थी, मोहब्बत, वफ़ाएं, खलूस और मरब्बत ये जज्बे अपना आप मनवा लेते हैं। वो इसके सीने से लगकर बेख्तियार रो दी। वो खुशी के आंसू थे, ये इसकी आंखें बरसा रही थी। जी तो गाइज़ यहाँ पे ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? पहले मेरी राय सुनो। आने ज़ुबारिया ने जरा एडी आसानी ने माफ़ कर दिता ना, ज़ुबारिया भी काबिल छितर है, ठीक है। बाकी मताहिर साहब सारी जगह दी खे खा के तो हुण आ गए उधर को वापस, तो वो देवी जी ने आगे से माफ़ कर दिया। तो ये चीज़ मुझे एज यूजुअल नहीं पसंद आई। इसका और फिर तहरीम का तो कुछ भी नहीं हुआ। तहरीम का अपना बंदा भी उसके साथ बड़ा अच्छा रहा। वो जिसका मर्जी चाहे दिल दुखाती रहे, जो मर्जी करती रहे, सारे कांड करती रहे तहरीम बीबी, तो तहरीम के नाल कुछ भी नहीं होएगा। ये अच्छी है जी। तो ये 2-4 चीज़ें मुझे इसके नावल की पसंद नहीं आई। बाकी अपना नावल अच्छा था। आपको ऐसा लगा अपनी राय का जरूर शेयर कीजिएगा। अब ज़रा मेरे बेटा, मैं देखूँ मेरा बेटा जाग रहा तो उससे थोड़ी सी बात उसकी सुन लें। सबसे पहले तो आपको भी बताऊँगी कि मेरा एक और ढोलू बोलू की आज बर्थडे है, तो उसको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। उसकी फर्स्ट बर्थडे ईसा की। हैप्पी बर्थडे ईसा। चल बेटा जी ये लगाओ कानों को आप। तो अब मेरे बेटे से बात कर लें, मेरी हुरब से। आपको पता है हुरब की भी नेक्स्ट वीक बर्थडे है। क्या हुआ? हुरब को नींद आ रही है। बात कर लो, बोलो बोलो अस्सलाम वालेकुम, बात करो, बात कर लो। कि नींद आ रही है? नहीं करनी? मेरी हुरब की नेक्स्ट वीक बर्थडे है जी। 27 को हुरब की बर्थडे है, तो आप सब ने याद रखना। बाकी मैं आप सबको याद करवा दूँगी। तो अभी मेरे बच्चे का मूड ख़राब हो गया क्योंकि उसको नींद आ रही है। मुझे लगता सो गई थी, बस मेरे वेट में बैठी हुई है कि ये जाएगी तो मैं इसके साथ लेटूँगी जाके। तो अब मुझे इजाज़त है, मेरा बच्चा बड़ा वेट कर रहा है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।